भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे वंदे वंदे। भगवान श्री राम की जय। माता कौशल्या की जय। महाराज कौशल नरेश की जय। नेताजी नेताजी। मंच पर उपस्थित आदरणीय चंद्रशेखर जी, हमें आप सबसे मिलवाने वाले, हमें दिल्ली से यहाँ बुलाने वाले आदरणीय नागले जी और सामने बैठे सभी प्रबुद्धजन, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। अगले 1 घंटे सवा घंटे जितनी देर आपकी इच्छा होगी वो तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आपके सामने मैं कोई भाषण नहीं दूंगा, संवाद करूंगा। प्रबुद्ध जनों से संवाद होता है, भाषण वषण नहीं होता है। और ये तो प्रबुद्ध परिषद की बैठक है छत्तीसगढ़ की, तो यहाँ केवल संवाद होगा। संवाद का आग्रह ये है कि मोबाइल को साइलेंट मोड पे डाल दें। दूसरा आग्रह ये है कि जब मैं कुछ पूछूं इतने जोर से आवाज़ दें आप कि आपकी आवाज़ इस दोनों माइक तक पहुंच जाए। मैं प्रबुद्ध लोगों को एक नहीं मानता, एक व्यक्ति को एक नहीं मानता। मैं प्रबुद्ध लोगों को एक व्यक्ति को 5000 मानता हूं। अब आप सोच रहे होंगे 5000 कैसे मानते हैं? 5000 ऐसे मानते हैं कि फेसबुक ने आपको 5000 लोगों को अपने फ्रेंड बनाने की छूट दिया हुआ है। तो अगर देश के सभी प्रबुद्धजन 5-5 हजार फेसबुक फ्रेंड बना ले और 1-1 या 2-2 व्हाट्सएप के ग्रुप बना ले, तो एक प्रबुद्ध अपनी बात को आराम से 5000 लोगों तक पहुंचा सकता है कि नहीं? जरा बोलिए जरा। और जब नकारात्मक शक्तियां इतनी ज्यादा हैं, नकारात्मक शक्तियों की आवाज पूरे देश में फैल रही हो, तो हमारा प्रबुद्ध जन की ये ड्यूटी और ये कर्तव्य बढ़ जाता है कि अच्छी बातों को अधिक से अधिक पहुंचाया जाए। इसलिए आप जितने लोग बैठे हैं, मैं इनको आप सबको मानता हूं कि आप लगभग 5 लाख के बराबर हैं। आप इतना मैं आपको मानता हूं। आज हम सब लोग नेताजी की जयंती पे यहां इकट्ठा हुए हैं। शायद भारत के इकलौते महापुरुष हैं जिनकी जयंती मनाई जाती है, पुण्यतिथि नहीं मनाई जाती। और कल्पना करिए उस व्यक्तित्व को, जब हवाई जहाज नहीं था, रेलगाड़ी नहीं थी, कटक में वो बालक पैदा होता है, कटक में पढ़ाई करता है। संजोग से मुझे 14 जनवरी को कटक में कार्यक्रम था मेरा, वहाँ उन लोगों ने जन्म स्थान पे कार्यक्रम रखा था, मुझे बुलाया था इसी 14 जनवरी को, यानी 2 हफ्ते पहले। वहाँ जाके मुझे नेताजी को और ज़्यादा एक तो पढ़ना होता है, फिर वहाँ जाके महसूस करना कितना विराट व्यक्तित्व। कटक में पैदा हुआ एक बालक, चलता है, कटक छोड़ता है, कलकत्ता को छोड़ता है, दिल्ली से आगे बढ़ता है लाहौर से आगे बढ़ता है अफगानिस्तान से आगे बढ़ता है जापान से आगे बढ़ता है जर्मनी। किसके लिए? देश के लिए। और उनका सपना था एक भारत श्रेष्ठ भारत। जब देश अंग्रेजों का गुलाम था, स्वतंत्रता कितने दिन बाद मिलेगी कहीं कुछ दिख नहीं रही है। अंग्रेज गोली चला रहे हैं, तब वो विराट व्यक्तित्व कहता है मैं एक भारत बनाऊंगा और श्रेष्ठ भारत बनाऊंगा। सोचिए जरा, मनोबल सोचिए जरा, हिम्मत सोचिए, कल्पना करिए, शासन अंग्रेजों का, और एक युवा कहता है मैं एक भारत बनाऊंगा और मेरा व्यक्तिगत मानना है ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसकी कोई दवाई नहीं। जरा जोर से बोलिए, ऐसी कोई बीमारी नहीं, ऐसी कोई बीमारी नहीं, ऐसी कोई बीमारी नहीं
ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई समाधान नहीं। ऐसी कोई समस्या नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं। ये दिमाग में बैठा लीजिए। मलेरिया आया, डॉक्टरों ने वैक्सीन ढूंढा कि नहीं? जोर से बोलिए। काला ज्वर आया, ढूंढा। पोलियो का ढूंढा, कोरोना का ढूंढा, ढूंढ लिया। चलते वैज्ञानिकों पे। राइफल बनाई, AK-56 बनाई, तोप बनाई, अग्नि मिसाइल बनाई। पहले 1000 किलोमीटर मार करने वाली बनाई, फिर 2000 किलोमीटर मार करने वाली बनाई, फिर 4000 किलोमीटर मार करने वाली बनाई, फिर 5000 बनाई। अभी 7500 का ट्रायल चल रहा है। तो वैज्ञानिकों ने बनाया कि नहीं बनाया? पहले हम 3 मंजिल का मकान बनाते थे, इंजीनियरों ने 5 मंजिल शुरू किया, 10 मंजिल शुरू किया, 300 मंजिल का मकान बना दिया कि नहीं? तो इसका मतलब इंजीनियरों ने भी लगातार प्रगति किया, लगातार प्रगति किया। डॉक्टरों ने भी लगातार प्रगति किया, वैज्ञानिकों ने भी लगातार प्रगति किया। जिस खेत में पहले 1 कुंटल अनाज होता था, उसमें 2 कुंटल होने लगा, 3 कुंटल हुआ, 5 कुंटल हुआ कि नहीं हुआ? यानी किसानों ने भी प्रगति किया, किसानों ने भी अपना एफर्ट बढ़ाया। लेकिन एक जगह चूक हो गई, वो थी कानून बनाने में। जैसे किसान का काम है अच्छी तरीके फसल पैदा करना, डॉक्टर का काम है अच्छी तरीके दवा देना, वैज्ञानिक का काम है अच्छी तरीके शोध करना, ड्राइवर का काम है अच्छी तरीके गाड़ी चलाना, वैसे हमारे जन सेवक, जिनको हम सांसद और विधायक कहते हैं, संविधान में उनको कानून निर्माता कहते हैं, लॉ मेकर कहते हैं, क्या उन्होंने समय की आवश्यकता के अनुसार परिस्थितियों को देखते हुए परिस्थितियों से निपटने के लिए कानून बनाया क्या? चूंकि यह देश कानून से चलता है, कानून हमने बनाया नहीं, कानून अंग्रेजों के चल रहे हैं, तो जो समस्या 75 साल पहले थी वो समस्या आज भी है, बल्कि है नहीं और बढ़ गई। क्योंकि बीमारी का इलाज नहीं करोगे तो बीमारी, देखिए मैं कड़वा सच बोलता हूं, मीठा झूठ हमसे बोला। मीठा झूठ बोलने के लिए देश में है करीब 3-4 हज़ार, 5 हज़ार, 8 हज़ार लोग हैं, ज़्यादा ही हैं। सांसद हैं, विधायक हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, सब लोग हैं। तो अगले एक जितनी देर आप हमारे सामने हैं, एकदम लगातार आपको कड़वी नींद मिलेगी। तैयार है? कड़वी कड़वी एकदम। लेकिन शुगर ठीक करने का यही तरीका है। जो डायबिटीज हो गई है, जो थायराइड हो गया है, उसके लिए आपको पीपल की पत्ती, नीम की पत्ती खाना पड़ेगा, खाना ही पड़ेगा, और समझाना पड़ेगा और बताना भी पड़ेगा कि नीम की पत्ती ज़्यादा अच्छी है। चीनी अब छोड़ना पड़ेगा, तो मीठा झूठ छोड़ना पड़ेगा, कड़वा सच बोलना पड़ेगा। कड़वा सच आपको अपने सोशल मीडिया में लिखना पड़ेगा, और अपने सांसदों से, विधायकों से भी कड़वा सच बोलना पड़ेगा, और उनको कहना पड़ेगा कड़वा सच सुनो। तुम्हें कड़वा मीठा झूठ बोलने के लिए वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला नहीं मिलता है, तुम्हें अच्छा काम करने के लिए मिलता है। अच्छा काम किया नहीं, इसलिए कम से कम कड़वा सच तो सुनो। हम में से कितने लोग अपने जीवन में विधायक से मिले? जरा हाथ उठाइए ईमानदारी से। लगभग बहुत लोग मिले। कितने लोग सांसद से मिल चुके हैं जीवन में एक बार? बहुत बढ़िया, लगभग 80% लोग मिल चुके हैं सांसद से, 80% विधायक से। इसमें से कितने लोग अपने व्यक्तिगत काम के लिए नहीं, शादी का कार्ड देने नहीं, फोटो खिंचवाने नहीं, किसी और काम के लिए नहीं, केवल ये कहने गए हैं कि ये समस्या है, ये इसका मूल कारण है, इस मूल कारण का ये अस्थायी समाधान है, इस समाधान पे आप करो ईमानदारी से। बहुत अच्छी बात, ताली बजाइए, काफी लोग। मैं यही प्रबुद्ध जन से यही आशा करता हूं, यही निवेदन करता हूं, और यही करना भी चाहिए। ऐसे लोगों से
उनको ढूंढ के पकड़िए, ढूंढ के पकड़िए, जरूरत है। ये बताइए, आप घर में काम वाली रखते हो 2000 रुपए 3000 रुपए में, उससे अच्छी तरीके से काम करने के लिए 2000 रुपए देते हो, घटिया तरीके से काम करने के लिए, घर की साफ सफाई के लिए देते हो या घर को गंदा करने के लिए? 10-15 हजार रुपए ड्राइवर को देते हो एक्सीडेंट करने के लिए, गाड़ी को कहीं ठोकने के लिए, या अच्छी तरीके गाड़ी चलाने के लिए? डॉक्टर को 500 रुपए देते हो बीमारी को बढ़ाने के लिए या बीमारी को खत्म करने के लिए? ट्यूशन पढ़ाते हो बच्चे को 2000 रुपए देते हो टीचर को अच्छी शिक्षा के लिए, घटिया शिक्षा के लिए? जोर से बोलिए। तो जहां 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए, 10,000 रुपए खर्च होता है, वहां हम बेस्ट क्वालिटी ढूंढते हैं। तो जहां एक एक जनप्रतिनिधि के ऊपर 2-2 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है और वो 2 करोड़ आप ही लोग देते हैं, उनकी जो कार खरीदी जाती है आप खरीदवाते हैं, उनके कार में जो डीजल भरा जाता है वो आप भरवाते हैं, उनके पीछे जो 4 पुलिस वाले चलते हैं उनका वेतन आप देते हैं, वो जब जहाज से चलते हैं उनका टिकट आप खरीदते हैं, अमेरिका जाते हैं वो टिकट भी आप ही खरीदते हैं, 5 स्टार होटल में रहते हैं वो टिकट आप खरीदते हैं, वो चार्ज भी आप देते हैं, उनके चाय की व्यवस्था, उनके पानी की व्यवस्था, उनके जूस की व्यवस्था, उनके भोजन की व्यवस्था, होटल की व्यवस्था, आने जाने की व्यवस्था, वेतन, भत्ता, गाड़ी, बंगला, आजीवन पेंशन कौन करता है? जोर से बोलिए। तो आपको इतना अधिकार तो है, आपका इतना दायित्व तो है, ये आपकी ड्यूटी है कि जाके बोलिए कि साहब आप कानून निर्माता हैं, तो प्लीज आप अपना स्वधर्म निभाइए। हम तो व्यापारी हैं, हम अपना स्वधर्म निभा रहे हैं, हम तो नौकरी पेशा हैं, हम अपना स्वधर्म निभा रहे हैं, हम तो किसान हैं, हम अपना स्वधर्म निभा रहे हैं, हम तो अध्यापक हैं, हम अपना स्वधर्म निभा रहे हैं। आप कानून निर्माता हो तो आप भी अपना स्वधर्म निभाओ। और क्या काम है कानून निर्माता का? स्थितियों के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार, समस्याओं के अनुसार समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए क्या करना? कानून बनाना। लेकिन वो हमने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हम हर चीज में क्वालिटी देखते हैं। हमसे मतलब जितने लोग यहां बैठे नहीं है, सामान्य नाई अच्छा चाहिए, वो जाति का हो चाहे ना हो, बाल बनाना आना चाहिए, वो जाति का हो चाहे ना हो, मिस्त्री अच्छा चाहिए, अपनी जाति का हो चाहे ना हो, ड्राइवर अच्छा चाहिए, वो जाति का हो चाहे ना हो, डॉक्टर अच्छा चाहिए, जाति का हो चाहे ना हो, लेकिन सांसद विधायक अपनी जाति वाला चाहिए। वहां क्वालिटी नहीं चाहिए, बस जाति का हो बस। अच्छा, डॉक्टर ऐसा चाहिए जो दवा बढ़िया दे, भाषण वाषण नहीं। मोची अच्छा चाहिए जो बढ़िया जूता को पॉलिश करे, भाषण वाषण नहीं चाहिए आपको। तो मोची से आपको भाषण नहीं चाहिए, धोबी से आपको भाषण नहीं चाहिए, डॉक्टर से आपको भाषण नहीं चाहिए, अपने टीचर से भाषण नहीं चाहिए, मिस्त्री से भाषण नहीं चाहिए। हर जगह आपको क्वालिटी चाहिए। लेकिन यहां जाति वाला भी चाहिए और केवल भाषण चाहिए। वो बतौलेबाजी करता हो, बस मीठी मीठी आपको गोली देता हो, लंबी लंबी बातें करता हो, खूब एकदम लच्छेदार भाषण देता हो, उसी में आप संतुष्ट हैं। तो जब आप उसी में संतुष्ट हैं तो ठीक, फिर काम करने की जरूरत क्या है? तो उन्होंने अपना स्वधर्म नहीं निभाया और हमने अपना स्वधर्म नहीं निभाया। महाभारत में एक प्रसंग आता है, जब विदुर जी लास्ट में आए, जब ये तय हो गया कि अब तो युद्ध होगा ही होगा, लास्ट में आपको याद होगा विदुर जी के यहां आए थे भगवान कृष्ण। तो जब भोजन कर लिया तो विदुर जी ने एक सवाल पूछा कि केशव, युद्ध की तो ठन गई है, लाखों लोग मारे जाएंगे, एक की सत्ता जाएगी, एक की सत्ता मिलेगी। हम जानते हैं आप पांडवों के पक्ष में हैं तो पांडवों को सत्ता मिलेगी, जो अधर्म है उसका नाश होगा, यानी कौरवों का जो धर्म पे चल रहे हैं पांडव वो जीतेंगे, उनको राज मिलेगा।
लेकिन ये बताइए, ये लाखों जो सैनिक हैं जो दोनों पक्षों से मारे जाएंगे, केवल कौरवों के सैनिक नहीं मरेंगे बल्कि पांडवों के भी सैनिक मरेंगे, इनका क्या दोष है? ये क्यों मरेंगे? भगवान कृष्ण ने बहुत अच्छा जवाब दिया, मुझे लगता है वो आज भी उतना ही अपरिहार्य, उतना ही महत्वपूर्ण है। भगवान कृष्ण ने कहा इन सैनिकों की यह कमी है कि जब लाक्षागृह हो रहा था तो ये शांत थे, जब चीरहरण हो रहा था तब शांत थे, जब जूत क्रीड़ा हो रही थी तब ये शांत थे। ये राजभक्त थे, ये राष्ट्रभक्त नहीं थे, इसलिए इनका मरना तय है। भगवान कृष्ण ने ही बोला कि ये राजभक्त थे, ये राष्ट्रभक्त नहीं थे। आज की डेट में कह सकते हैं कि ये पार्टी भक्त हैं, ये राष्ट्रभक्त। और जहां तक पार्टियों की बात है, 1947 छोड़िए, 1990 में कश्मीर में नरसंहार हुआ था, कोई पार्टी किसी को बचाने आई क्या? एक साल पहले बंगाल के चुनाव के बाद हिंसा हुई है, बंगाल के बॉर्डर पे लोग पलायन किए हैं, कोई पार्टी किसी को बचाने आई क्या? इसलिए मैं कह रहा हूं, जब राष्ट्र मजबूत होगा तो समाज मजबूत होगा, राष्ट्र मजबूत होगा, धर्म मजबूत होगा तो हम लोग, धर्म बचेगा तो हम भी बचेंगे, राष्ट्र बचेगा तो हम भी बचेंगे। और जब आसुरी शक्तियों के साथ संग्राम हो, राक्षसी शक्तियों के साथ संग्राम हो, तो राजभक्त नहीं होना चाहिए बल्कि राष्ट्रभक्त होना चाहिए। आसुरी शक्तियों के साथ संग्राम कोई आज नहीं शुरू हुआ है। विष्णु पुराण धारावाहिक उठा के देखिए या विष्णु पुराण पढ़िए, जब से पृथ्वी बनी है तब से आसुरी शक्तियों का संग्राम चल रहा है। देव दानव लड़ते थे, मानव राक्षस लड़ते थे, क्या क्या हो चुका है सबको पता ही है। पहले वो जो दो संस्कृतियों का टकराव था अलग तरीके का था, उसको हम देव दानव मानव राक्षस कहते थे। आज की डेट में दो संस्कृतियों का टकराव अलग हो गया है, उसको हम मजहब कह देते हैं। लेकिन जो सोच पहले थी वो सोच आज भी है। एक सोच थी नारी तू नारायणी, दूसरी सोच कहता है नारी तो केवल भोग की वस्तु है। एक कहता था वसुधैव कुटुंबकम, एक सोच है, दूसरी कहती नहीं वसुधैव कुटुंबकम नहीं, एक को हम द्वितीयो। तो दो संस्कृतियों में टकराव पहले भी चल रहा था, आज भी चल रहा है। ये कट्टरवाद, मजहबी उन्माद, जिहाद, अलगाववाद, ये जो चल रहा है क्या ये? और इतिहास को देखिए, जब जब देव हारे हैं, अगर देव दानव के युद्ध में देव हारे हैं तो भी किसी ने देव साइड से गद्दारी किया। मुगल काल में जब हम हारे हैं तो भी इधर से किसी ने मक्कारी किया। और आज भी वो परंपरा में कोई कमी नहीं। इसका नतीजा है एक रिलीजन जिसकी जनसंख्या 250 करोड़ है, उसके पास 85 देश है। दूसरा रिलीजन जिसकी जनसंख्या 200 करोड़ है, उसके पास 57 देश है। और तीसरा रिलीजन जो 125 करोड़ है, हिंदुस्तान नेपाल को मिला के और पूरे इंडोनेशिया वगैरह मिला के, उसके पास एक भी देश नहीं है। 250 करोड़ वाले के पास कितने देश? जोर से बोलिए। 85 देश। 250 करोड़ वाले के पास कितने देश? 200 करोड़ वाले के पास, और 125 करोड़ वाले के पास। भारत के 9 राज्यों में खत्म हो गए। एक मेरी पीआईएल चल रही, पता नहीं कितने लोग फेमिलियर हैं कि हम 9 राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा दिलवाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि लद्दाख में हिंदू केवल 1% बचा हुआ है, लक्षद्वीप में हिंदू केवल 2% बचा हुआ है, कश्मीर में हिंदू केवल 2% बचा हुआ है, मिजोरम में हिंदू केवल 2% है, नागालैंड
भीम की ससुराल, हिंदू केवल 8% है। मेघालय, कृष्ण की ससुराल, हिंदू केवल 11% है। तो 9 राज्यों में खत्म हो गए, एक भी देश नहीं है। और इसके बाद भी हमारी आंख नहीं खुल रही है। इसलिए हमने तय किया कि लगता है अब दिल्ली में रह के सुप्रीम कोर्ट से लड़ाई पूरी नहीं होगी, आप सबके बीच में चलना पड़ेगा, थोड़ी चर्चा करना पड़ेगा, संवाद करना पड़ेगा। और एक बात और याद रखिए, कुछ कड़वी सच्चाई आपको बताता हूं। आडवाणी जी धनाढ्य परिवार के थे। मुझे लगता है कि हम में से एक ही दो ऐसे होंगे जो उस लेवल के थे, जितने बड़े बिजनेसमैन थे आडवाणी जी का परिवार। आते समय केवल और केवल एक कपड़ा पहन के आए थे। राम जेठमलानी ने टॉप किया था, आउट ऑफ टर्न उनको ला करने की परमिशन मिली थी। मेरे गुरु हैं, मैंने जब इंजीनियरिंग छोड़ के आया तो मैंने वकालत उनके साथ शुरुआत किया था। 18 साल में ला करने वाले इकलौते व्यक्ति राम जेठमलानी, टॉपर। पैजामा और बनियान पहन के आए थे। मनमोहन सिंह जी बहुत बड़े धनाढ्य परिवार के थे, एक पैंट शर्ट पहन के आए थे। राज कपूर का परिवार धनाढ्य परिवार था, पृथ्वीराज कपूर खाली हाथ आए थे। मिल्खा सिंह का परिवार खाली हाथ आया था। सुनील दत्त खाली हाथ आए थे। उतना छोड़िए, आ जाइए 1990 में कोई कश्मीरी अपना सामान लेकर भाग पाया था क्या? कोई कश्मीरी एक बक्से के अलावा, एक अटैची के अलावा कोई सामान लेकर भाग पाया क्या? याद रखिए, जब मजहबी उन्माद घर के सामने आती है, जब घर के सामने आग दिखाई पड़ती है, तो फिर सामान, गाड़ी, बंगला, ये वो नहीं, फिर तो जान बचाने को। और एक मैं पूर्व ऐसे मंत्री को जानता हूं, नाम नहीं लेना चाहूंगा, कैबिनेट मिनिस्टर, जो पाकिस्तान से अपनी पत्नी को लेकर नहीं भाग पाए। सबसे प्यारी आदमी की पत्नी होती है, अपनी पत्नी को लेकर नहीं भाग पाए। जब जान पे बन आई, सोचे पत्नी छोड़ो, पहले खुद भागो। ये कल्चरल वॉर है, पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। तो अल्टीमेटली इस कल्चरल वॉर का रास्ता क्या है? आप अपने घर में एक सिक्योरिटी गार्ड रखते हो, तो बाय द वे अगर कुत्ते, बिल्ली, आवारा जानवर आए या कोई हमला करे आपके घर पे, तो सबसे पहले किसकी ड्यूटी है उसको रोकने की? किसकी ड्यूटी है? सिक्योरिटी गार्ड। या सिक्योरिटी गार्ड बोले ऐसा है जी, हम तो बैठे हैं, तुम ही निपट लो, ये उसकी ड्यूटी है क्या? तो सिक्योरिटी गार्ड की ये भी दिक्कत है, ये भी ड्यूटी है कि ये भी देखता रहे क्या क्या हमले होने वाले हैं, क्या क्या आने वाले हैं। कुत्ता आने वाला है कि सांड आने वाला है? कुत्ता आने वाला है, उसके लिए अलग डंडा होना चाहिए, सांड के लिए अलग डंडा होना चाहिए, और शेर आए तो उसके लिए, मतलब कैसे कैसे खतरे, ये सिक्योरिटी की ड्यूटी है। आपने सैलरी दे दिया, आप सिक्योरिटी गार्ड को सैलरी क्यों देते हो? सुरक्षा के लिए देते हो कि भाई मैं सुरक्षित रहूं, मैं आराम से सोऊं, सिक्योरिटी वाला गार्ड देखे। तो यही काम करने के लिए तो हम सरकारें चुनते हैं। किस लिए चुनते हैं? भाषण सुनने के लिए? जोर से बोलिए जरा। अरे संस्कृति की रक्षा हो, देश की रक्षा हो, समाज की रक्षा हो, मेरे परिवार की रक्षा हो। आज ही नहीं रक्षा हो, बल्कि उसकी ड्यूटी है, आने 10 साल के बाद क्या खतरा आएगा, 15 साल के बाद क्या खतरा आएगा, 20 साल के बाद क्या खतरा आएगा, उसको देखे, उसके हिसाब से जरूरत पड़े तो नियम बनाए, जरूरत पड़े तो कानून बनाए, जरूरत पड़े तो पुलिस फोर्स क्रिएट करे, जो जो करना है करे। आपने पैसा दे दिया, आपकी ड्यूटी खत्म। क्या ऐसा हो रहा है? जोर से बोलिए, पीछे नहीं आवाज आ रही है। धर्मांतरण हो रहा है कि नहीं? जो पहले बस्तर में होता था, जगदलपुर में होता था, आपका जो बॉर्डर का डिस्ट्रिक्ट था, जहां झबुआ में होता था, अबूझमाड़ में होता था, वो तो रायपुर तक होने लग गया, भिलाई में होने लग गया। अरे धर्मांतरण की आग आपके घर के सामने आ गई। अब क्या आपके बच्चे को कन्वर्ट कर दिया जाएगा तब आपकी आंख खुलेगी?
आपकी बेटी को कन्वर्ट कर दिया जाएगा, तब आपकी आंख खुलेगी। आपको लगता है अभी तो ठीक है, रायपुर आया और बगल वाले मोहल्ला वाला लड़की गई है, कोई बात नहीं, हमारी थोड़ी गई है। यह धर्मांतरण सिंगापुर में क्यों नहीं होता? यह धर्मांतरण कोरिया में क्यों नहीं होता? जापान में क्यों नहीं होता? भारत में क्यों होता है? यह अमेरिका, सिंगापुर, कोरिया, जापान वाले भारतीय संतों को धर्मांतरण कराने के लिए वीजा क्यों नहीं देते? हम तो 2019 में विवेकानंद जी की जयंती मनाई जा रही थी अमेरिका में, बड़ा कार्यक्रम था, भव्य कार्यक्रम था, संघ परिवार के ही लोगों ने मिलकर किया था। वहां पे मुझे इनवाइट किया था, मैं अपनी बीती बता रहा हूं, मुझे इनवाइट किया था। पता नहीं सबका वीजा बन गया, मेरा वीजा कैंसिल कर दिया, मेरा वीजा कैंसिल कर दिया। बाद मैंने पूछा क्यों, बोला नहीं वहां पूरा फुल हो चुका है, मेरा वीजा नहीं दिया। अरे मैंने कहा भाई मैं वक्ता नहीं हूं, मैं बस बुलाया है, जा रहा हूं। बोले नो 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 नो, हमें कुछ नहीं करना था, हमें वहां कन्वर्जन नहीं कराना था, कुछ नहीं करना था। शायद एक आध सत्र था, मुझे वहां बोलना होगा। उन्होंने पूरी फीडबैक लिया कि अश्विनी उपाध्याय का वीजा क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, कैसे आ रहा है, उनको कुछ इनपुट आया होगा। बोला नहीं आप जा नहीं सकते। और हमारे यहां दिल्ली में पादरी उतरता है और अबूझमाड़ पहुंच जाता है, अमेरिका से चलता है, यूरोप से चलता है, दिल्ली उतरता है, दिल्ली से रायपुर उतरता है, रायपुर से आपके भिंड, मुरैना और रायपुर, भिलाई, दुर्ग और फैल जाता है, और हमें कुछ कर ही नहीं पाते। क्यों? किसकी कमी है? हमारे वीजा सिस्टम की कमी है। वीजा सिस्टम कौन ठीक करेगा? कौन ठीक करेगा वीजा सिस्टम? सरकार नहीं ठीक कर रही तो आपकी क्या ड्यूटी है? उनको बोलना, नहीं मान रहे उनको फोन करना, नहीं मिल रहा है एसएमएस करना, नहीं मिल रहा है व्हाट्सएप करना, नहीं मिल रहा है ईमेल करना, कुछ नहीं हो रहा है तो फेसबुक पे लिखना। हमें अपना कर्तव्य निभाना पड़ेगा ना। और मैं क्यों कह रहा हूं, 1947 में करीब 20 लाख लोग मारे गए थे। कोई नेता मारा गया था क्या? नाम बताइए जरा। 1990 में इतना बड़ा नरसंहार हुआ, कोई कश्मीर में नेता मारा गया? 2022 में दिल्ली वहां चुनाव के बाद बंगाल में इतना नरसंहार हुआ है, पलायन हुआ है, लोग भागे हैं अपना परिवार छोड़ के, कोई नेता मारा गया? उनको आईबी की सूचना पहले आ जाएगी कि यहां खतरा है, वो पहले चले जाएंगे। कड़वी सच्चाई सुन रहे हैं ना, यही बात है कि नहीं है? तो हम कम से कम अपने नागरिक होने का तो धर्म निभाएं। आखिर हिंदुओं को दुबई जाके, अमेरिका जाके धर्म के प्रचार की इजाजत क्यों नहीं मिलती और भारत में क्यों मिल रही है? अगर समस्या भारत में है लेकिन दुबई में नहीं है, सिंगापुर में नहीं है, कोरिया में नहीं है, तो दो ही बात है, या तो उनका डॉक्टर अच्छा है या तो उनकी दवाई अच्छी है। अगर यहां धर्मांतरण हो रहा है और किसी की भी सरकार है हो रहा है, XYZ में पार्टियों का नाम नहीं लेना चाह रहा हूं, वर्तमान सरकार में हो रहा है कि नहीं? इसके पहले हो रहा था कि नहीं? जरा ईमानदारी से बोलिए। तो फिर दोनों में अंतर क्या रहा? फिर दोनों में अंतर क्या रहा? धर्मांतरण इसलिए नहीं रुक रहा है कि डॉक्टर तो बदल रहे हैं, दवा नहीं बदल रही है। बीमारी इसलिए ठीक नहीं हो रही है क्योंकि डॉक्टर बदल रहे हैं, दवा नहीं बदल रही, दवा पुरानी वाली चल रही है। और इस दवा को बदलना किसका काम है? डॉक्टर का। आपकी अगर बीमारी ठीक नहीं होती आपके परिवार में, मान लो आपके बच्चे की तबीयत खराब है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, एक दवा दे दिया, 4-5 दिन बुखार नहीं उतरा, दोबारा जाते हो, फिर उसने वही दवा दे दिया, फिर नहीं उतरा, तीसरी बार जाके इतना तो बोलते हो ना कि डॉक्टर साहब बीमारी ठीक हो नहीं रही, दवाई आप वही को ही देते जा रहे हो। आप बोलते हो कि नहीं बोलते? जरा बोलो जरा। तो ये बात हम अपने सांसदों से, विधायकों से, जनप्रतिनिधियों से क्यों नहीं बोलते कि समस्या तो ज्यों की त्यों है? सर अगर मेडिकल बुक ही गलत लिखी गई है तो डॉक्टर दवाई तो गलत दे गए। हाँ,
तो अगर वो किताब ही गलत लिखी है, यानी वो दवा ही गड़बड़ है, तो उस दवा को बदलने की ड्यूटी किसकी है? अरे जिसको वेतन भत्ता गाड़ी बंगला दवा बदलने के लिए ही मिलता है, फीता काटने के लिए, भाषण देने के लिए, बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, विदेश घूमने के लिए नहीं। उसको वेतन भत्ता गाड़ी बंगला, आजीवन पेंशन, फ्री का सिक्योरिटी, फ्री का खाना बनाने वाला और आजीवन पेंशन और बड़ा सा मकान, ये सब उसी काम के लिए मिलता है। इसलिए मैं कह रहा हूं, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई, जोर से बोलिए जरा, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई समाधान नहीं। तो धर्मांतरण रुक सकता है। आप एक कानून बनाइए, जो आदमी धर्मांतरण में पाया गया 100% प्रॉपर्टी जब्त करेंगे और कम से कम 20 साल से लेकर 50 साल की सजा देंगे। धर्मांतरण रुकेगा कि नहीं बताइए जरा। और अगर ये कानून हम बना दें तो कोई हमारे ऊपर बम गिरा देगा क्या? कोई नहीं गिराएगा। ये बहुत बड़ी गलतफहमी आप लोगों को। जुडिशरी के बारे में बहुत सारा मिथ है, उस मिथ को ठीक अभी आता हूं मैं उसमें। आपने जब घटिया कानून बना रखा है और जजों को इतनी पावर दे रखा है कि जैसे मन करे वैसे उसका इंटरप्रिटेशन करें, वो तो आपको भी अगर अनलिमिटेड पावर मिल जाएगी तो आप भी जो मन करोगे वो करोगे। कानून ऐसा होना चाहिए जैसा 3 दिन पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सुनक का चालान काटा गया। देखा आपने? भारत के पुलिस कितनी हिम्मत है, किसी विधायक या किसी पार्षद का चालान काट दे। जोर से बोलिए जरा। भारत के पुलिस कितनी हिम्मत है, किसी पार्षद का चालान काट दे। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री का चालान काटा है बेल्ट खोलने के कारण। इसको कहते हैं कानून, इसको कहते हैं कानून का राज। तो वास्तव में हम कहते हैं यहां कानून का राज है, कानून का राज नहीं है। और कानून क्यों नहीं ठीक से काम कर रहा है? क्योंकि 1861 का बनाया हुआ पुलिस एक्ट आज भी चल रहा है। तो जो पुलिस पहले वायसराय की सहारे पे नाचती थी, वो नए वाले वायसराय की सहारे पे नाच रही है। नया वाला वायसराय बोलेगा इसके यहां छापा मारो तो मारेंगे, नहीं मारे तो नहीं। और पुलिस वाला भी क्या करे? हम लोगों ने पुलिस को पंचिंग बैग बना रखा है, सारा दोष पुलिस पे डाल देते हैं, ऐसे लगता है कहीं अफगानिस्तान से आया हुआ है। अरे हमारा भाई, हमारा वो रिश्तेदार, हमारा ही परिवार वो भी है, वो मजबूर है, क्या करे? कानून इतना घटिया है, मंत्री जी को इतनी पावर मिली हुई है कि अगर ना कर दे, रात को 12 बजे सस्पेंड कर देंगे और पूरे उसके पूरे खानदान का, परिवार का प्रेशर कुकर गैस बाहर फेंकवा देंगे। तो क्या करे? वो तो टूल हो गया। मैं कुछ ईमानदार इंस्पेक्टर्स को जानता हूं, हमसे बेचारे आके मिलते हैं, अपनी व्यथा रोते हैं। बोले साहब हमारे एरिया में धर्मांतरण हो रहा है। मैं जानता हूं धर्मांतरण हो रहा है, चंगाई सभा हो रही है, घुटना ठीक हो रहा है, बाजपन ठीक हो रहा है, नपुंसकता ठीक हो रही है, कैंसर ठीक हो रहा है, एड्स ठीक हो रहा है, सब ठीक हो रहा है यहीं पे। लेकिन अगर मैं जाकर रोक दूं, रातों रात मेरा ट्रांसफर हो जाएगा। क्या करे? वो मजबूर है, क्या करे बेचारा। आप समस्याओं के रूट काज पे जाइए, वाई एनालिसिस करिए हर समस्या का। किसी समस्या में 3 बार वाई लगाना पड़ेगा, किसी में 4 बार वाई लगाना पड़ेगा, अंत में आपको मिलेगा घटिया कानून। उदाहरण के लिए धर्मांतरण क्यों नहीं रुक रहा है? हमारा कानून घटिया है। या मान लो कानून जो थोड़ा बहुत है भी, पुलिस क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है? पुलिस डरती है। पुलिस क्यों डरती है? 1861 का कानून है जो रातों रात उसका ट्रांसफर करा देगा। अंत में क्या निकल के आया? कानून। यह धर्मांतरण नहीं हो रहा है, राष्ट्रांतरण हो रहा है। याद रखिए, यह धर्मांतरण नहीं हो रहा है, राष्ट्रांतरण हो रहा है। जहां जहां धर्मांतरण हुआ है वहां वहां केवल डेमोग्राफी नहीं बदली है, वहां का कल्चर बदल गया, वहां का पहनावा बदल गया, वहां की भाषा बदल रही है, वहां की बोलचाल बदल रही है,
वहां का त्योहार बदल रहा है, वहां का रीति रिवाज बदल रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं धर्मांतरण नहीं हो रहा, यह राष्ट्रांतरण हो रहा है। और समाधान है। यहां कुछ अधिवक्ता भी साथी हमें दिख रहे हैं यहां पे, जरा हाथ उठाइए एक बार। कुछ लोग मुझे ऐसे लगता है अधिवक्ता है, हाँ है ना। इंडियन पिनल कोड में एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 15, ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन। उसका नाम ही है ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन, यानी धर्म से संबंधित अपराध। उस चैप्टर 15 में किसी की धार्मिक भावना आहत करने पे तो एफआईआर होगा, धार्मिक भावना आहत करने के बाद तो मुकदमा दर्ज होगा, लेकिन किसी को धोखे से, लालच देके, काला जादू दिखा के, अंधविश्वास फैला के धर्मांतरण कराने पर मुकदमा दर्ज नहीं होगा, वो है ही नहीं उसमें। अंग्रेजों ने क्यों बनाया था? अंग्रेज कन्वर्ट कराते थे, तो कन्वर्जन के खिलाफ क्यों बनाएंगे? लेकिन धार्मिक भावना आहत करने के लिए इसलिए बना दिया कि जब वो कन्वर्ट कराते थे उस समय भी हमारे लोग विरोध करते थे, तो विरोध करते थे तो उनको कैसे बुक करेंगे थाने में? बोले तूने धार्मिक भावना आहत कर दिया, इसलिए तेरे को जेल। अंग्रेजों ने एक भी कानून भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा, भारत के रीति रिवाज, भारत के त्योहार, उसको प्रोटेक्ट और प्रमोट करने के लिए नहीं बनाया था। सारे के सारे कानून भारत को बर्बाद करने के लिए बनाए थे। हमें उन कानूनों का बेसिक क्या था, कारण आपको बता दिया। धार्मिक भावना आहत करना अपराध है। क्यों बनाया गया? क्योंकि जब वो कन्वर्ट करते थे, मिशनरीज कन्वर्ट कराती थी, तो भारत के लोग कुछ बोलते थे, सरपंच बोल देते थे, मुखिया लोग बोल देते थे, तो उनको मुंह बंद करने के लिए डाल दिया 295 कि धार्मिक भावना आहत करोगे तो जेल में ठूस देंगे। लेकिन चूंकि धर्मांतरण उनको कराना था तो उन्होंने उसकी धारा नहीं डाली। अब ये बताओ, जहां 295A पड़ा हुआ है, वहीं एक 295B डालने में, 295C डालने में कितनी लागत आएगी? जरा बोलिए, जरा कोई लागत आएगी क्या? कोई लागत आएगी? अगर हम धर्मांतरण को कॉग्निजेबल ऑफेंस बना दें, नॉन बेलेबल बना दें, कोई लागत आएगी? धर्मांतरण रुकेगा कि नहीं? दुर्भाग्यवश न संसद में चर्चा हुई, न विधानसभा में चर्चा हुई। मैंने मजबूर होके सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल किया। अगर आप गूगल करेंगे रिलीजियस कन्वर्जन अश्विनी उपाध्याय तो आपको पता चलेगा। और उनकी लॉबी इतनी पावरफुल है। मैंने PIL फाइल किया, सुप्रीम कोर्ट ने एडमिट किया, 8 और याचिकाएं आ गई मेरी याचिका का विरोध करने के लिए। 8 सुप्रीम कोर्ट के दिग्गज वकील खड़े होते हैं, जिसमें 2-3 तो भूतपूर्व कैबिनेट मिनिस्टर हैं, याचिका खारिज करवाने के लिए। उल्टे सीधे आरोप लगा रहे हैं, इनका पॉलिटिकल कनेक्शन है, उनका ये है, वो है, जो भी है। इन्होंने ये वाले पैरा में जो आरोप लगाया ये गलत है, ये वाले पैरा में। मैं बार बार कह रहा हूं भैया, धर्मांतरण होता है कि नहीं होता? हाँ या ना कर दो, बस खत्म बात हो गई। और अगर धर्मांतरण नहीं होता है, मैं केंद्रीय कानून की मांग कर रहा हूं, तो कानून बन भी जाएगा तो फर्क क्या पड़ता है? जब धर्मांतरण होता ही नहीं है तो कानून बन जाए, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है भाई? अगर सब लोग बाकायदा ट्रैफिक रूल फॉलो कर रहे हैं तो सीट बेल्ट न पहनने का या रेड लाइट तोड़ने का हम कहते हैं 1 लाख रुपए पेनाल्टी कर दो, फर्क क्या पड़ता है? सब लोग जब रेड लाइट ट्रैफिक रूल फॉलो कर रहे हैं तो रेड लाइट तोड़ने का अगर 1 लाख रुपए भी हो तो क्या फर्क पड़ता है? 8 याचिकाएं आई हैं, 8 वकील खड़े होते हैं। एक दिन की उन 8 की मैंने सम किया तो 1.5 करोड़ रुपए उनकी फीस होती है। मतलब धर्मांतरण कितनी गहरे जड़ी ले चुका, गहरे यहां पे फैल चुका है। उन्होंने 8 वकीलों को एंगेज किया है, हर डेट पे 1.5 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। पैसा है उनके पास, इसलिए। तो जब उनके पास पैसा है, बहुत अच्छी बात, एक मिनट प्लीज, और आ रहा है बाहर से। अगर यहां पे खली को खड़ा कर दिया जाए, ग्रेट खली, कितने लोग उससे कुश्ती लड़ने के लिए तैयार होंगे? है कोई? लेकिन अगर खली को 15 दिन तक उसका दूध, बादाम और खाना बंद कर दिया जाए, फिर आप लोग लड़ेंगे कि नहीं? हरा सकते हैं कि नहीं? तो अगर इन जिहादियों को खाड़ी देशों से हवाला के जरिए फंडिंग आ रही है, तो वो क्यों आ रही है? क्योंकि कानून घटिया है।
अगर मिशनरियों को यूरोप से, वेस्ट कंट्री से पैसा आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि कानून घटिया है। तो फिर वही बात आ गई, उनकी फंडिंग जो हो रही उसका भी मूल कारण घटिया कानून है। इनफैक्ट मिशनरीज को फंडिंग कराने के लिए तो 2010 में कानून बनाया गया था। 2010 में कानून बनाया गया, उसको कहते हैं FCRA, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। और सरकार का दिमाग देखिए, उस सरकार में बैठे कानूनविदों की, संविधान विशेषज्ञों का दिमाग देखिए, नाम रख दिया विदेशी चंदा नियंत्रण कानून। ऐसे लगता है चंदा को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया। वो चंदा को कंट्रोल करने के लिए नहीं, चंदा दिलवाने के लिए बनाया गया। 1991 में कानून बना था पूजा स्थल कानून। ऐसे लगता है कि पूजा स्थल के रखरखाव के लिए बनाया गया। वो पूजा स्थल के नहीं, गजनी, गोरी, लोधी, औरंगजेब के इलीगल बनाए गए ढांचों को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया। ऐसे नाम बड़ा प्यारा रखते हैं। उस सरकार में बड़े बड़े एक्सपर्ट लोग हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के एक्सपर्ट हैं, कानून के एक्सपर्ट हैं, इसलिए नाम बड़ा प्यारा रखते हैं। अब ये बताइए, इस FCRA को खत्म करने पे, इस FCRA के दुष्परिणाम पे कभी संसद में चर्चा हुई? कभी विधानसभा में चर्चा हुई? धर्मांतरण को जड़ से खत्म करने पे कभी संसद या विधानसभा में चर्चा हुई? कभी आपके रायपुर के विधानसभा में चर्चा हुई क्या? जोर से बोलिए जरा, पार्टी से ऊपर उठिए, ईमानदारी से बोलिए। इस सरकार में हुई? इसके पहले सरकार में हुई? देखिए, धर्मांतरण हो गया, उस पे तू मैं करना कि मैं उसको ठीक नहीं मानता, वो तो हो गया। मैं कह रहा हूं धर्मांतरण नहीं होना चाहिए, जड़ से खत्म करना है। क्या लोगों से सलाह ली गई कि पब्लिक सलाह दे भाई धर्मांतरण कैसे रोकना है? अरे उनकी फंडिंग रोक दीजिए, नॉन अवेलेबल कर दीजिए। कोटा में या ऐसे हमने बहुत सारे कानून आतंकवादियों के खिलाफ बनाए, नॉन अवेलेबल बनाए हैं कि नहीं बनाए? क्या ये आतंकवाद से छोटा खतरा है क्या धर्मांतरण? जरा जोर से बोलिए। तो जब आतंकवाद से भी गंभीर, आतंकवाद के बराबर का खतरा है, आतंकवादी तो आता है, एक दो को मार के चला जाता है, जितने पुलिस उसको निपटा देती है। ये सफेद पोस्ट जो आतंकवादी आ रहे हैं, जिनको आप फादर मदर पता नहीं क्या क्या कहते हो, ये तो पूरे गांव के गांव कन्वर्ट करा रहे। तो ये आतंकवादियों से खतरनाक है कि नहीं? एक व्यक्ति की हत्या होती है तो एक व्यक्ति की हत्या होती है। एक व्यक्ति को जब आप कन्वर्ट करते हैं तो पूरे परिवार को कन्वर्ट करते हैं। एक संस्कृति का मर्डर होता है। एक व्यक्ति का धर्मांतरण का मतलब एक संस्कृति का मर्डर। आगे से उसका परिवार उस संस्कृति को फॉलो नहीं करेगा, त्योहार नहीं मनाएगा, रीति रिवाज नहीं मनाएगा, वो परंपरा नहीं मनाएगा, खत्म, वहीं खत्म। तो ये धर्मांतरण कराने वालों को आतंकवादियों के बराबर ट्रीट करने में हम पीछे क्यों हट रहे? हमसे छोटा सा देश है, हमसे छोटा सा देश है भूटान। कभी आपने भूटान में धर्मांतरण सुना क्या? चलो सिंगापुर, अमेरिका तो बहुत पावरफुल है, छोटा सा देश भूटान, सुना आपने धर्मांतरण? वहां किसी की हिम्मत क्यों नहीं पड़ती? मैं बार बार कहता हूं, बीमारी तब ठीक होगी जब दवा अच्छी होगी। डॉक्टर भी अच्छा हो, दवा भी अच्छी हो, तब बीमारी ठीक होगी। केवल डॉक्टर के अच्छे होने पे बीमारी ठीक। मिस्त्री कितना ही अच्छा हो, जब तक उसकी कन्नी अच्छी नहीं होगी, जब तक सीमेंट बालू अच्छा नहीं होगा, तब तक घर सुरक्षित, जोर से बोलिए, नहीं बनेगा। ड्राइवर कितना ही अच्छा हो, जब तक गाड़ी अच्छी नहीं होगी, गाड़ी की पेट्रोल अच्छी नहीं होगी, तब तक यात्रा आपकी सुरक्षित। वैसे शासक कितना ही अच्छा हो, जब तक नियम कानून अच्छे नहीं होंगे, याद रखिए, न माओवाद खत्म होगा, न नक्सलवाद खत्म होगा, न कट्टरवाद खत्म होगा, न घुसपैठ खत्म होगी, न धर्मांतरण खत्म होगा, न जिहाद खत्म होगा, न लैंड जिहाद खत्म होगा, न मजार जिहाद खत्म होगी, न दरगाह जिहाद खत्म होगी, न घूसखोरी खत्म होगी, न जमाखोरी खत्म होगी, न मिलावटखोरी खत्म होगी, न कालाबाजारी खत्म होगी, न नशा तस्करी खत्म होगी, न मानव तस्करी खत्म होगी, न सोना तस्करी खत्म होगी, कोई भी अपराध कम नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूं, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए सच सच बोलना शुरू करिए।
प्रॉब्लम को सोशल मीडिया में नहीं, बल्कि प्रॉब्लम के रूट काज और प्रॉब्लम के परमानेंट सॉल्यूशन को शेयर करिए। एक बार हमने अपनी मन स्थिति बदल दिया तो देखिए 6 महीने के अंदर, साल भर के अंदर कैसे चमत्कारिक प्रभाव आने शुरू हो जाएंगे। एक बार सांसद विधायक के पास पहुंचते ही पहले बोलिए, सांसद जी आपके साथ फोटो खिंचवाने नहीं आया हूं, सांसद जी आपको इनवाइट करने नहीं आया हूं, आपसे मैं धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून मांगने आया हूं। कुछ उनके ऊपर फर्क पड़ेगा कि नहीं बताइए जरा। जब संसद का सत्र आएगा तो वहां जाके क्वेश्चन आवर में सवाल उठाएंगे कि नहीं, जीरो आवर में सवाल उठाएंगे कि नहीं, बिल पेश करेंगे कि नहीं करेंगे, अपनी अपनी, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, सबको। हम इस समय संवाद केवल आपसे नहीं कर रहे हैं, अभी हमारा आपका संवाद 2-3-4 दिन के अंदर करीब 150-200 यूट्यूब चैनलों पे जाएगा। इसलिए आपके माध्यम से मैं रायपुर से, मैं पूरे भारत के 50 वर्ष के ऊपर के सारे युवाओं से संवाद कर रहा हूं। 50 वर्ष के ऊपर भी युवा होते हैं कि नहीं होते? तो आप सबको मैं युवा मानता हूं, इसमें कुछ 50 से कम वाले भी हैं, लेकिन 50 के ऊपर भी युवा ही हैं। इस देश के केवल रिटायर्ड लोग जो 60 साल के हो चुके हैं, सेवानिवृत्त हो गए हैं, घर परिवार की जिम्मेदारी से मुक्त हो चुके हैं, बच्चों का शादी विवाह कर चुके हैं, वो मुझे 1-1 घंटे का रोज टाइम दे दे। आज मैं नेताजी के जयंती पे ये वादा करता हूं, केवल इस देश में जो 10 करोड़ रिटायर्ड लोग हैं, ये मुझे 1 घंटे का समय दें सोशल मीडिया पे बस। 1 साल के अंदर भारत के प्रत्येक कानून को अगर दुनिया का सर्वोत्तम कानून न बनवा दूं तो मेरा नाम अश्विनी उपाध्याय है। मुझे केवल और केवल, मैं रिटायर्ड वालों को कह रहा हूं, मैं किसी को मना नहीं कर रहा हूं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं सबका सहयोग चाहिए, लेकिन मैं सेवानिवृत्त लोगों से ज्यादा सहयोग की अपेक्षा कर रहा हूं, क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुके हैं। वो जरूरत पड़ने पे सड़क पे मार्च भी कर सकते हैं। अगर 2-4 दिन के लिए दिल्ली में बुला लूं, दिल्ली भी आ जाएंगे तो यहां घर में कुछ बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला। बाल बच्चे काम धंधा संभाल चुके हैं, व्यापार संभाल चुके हैं, बाकी काम हो चुका है, पत्नी से भी दूर रह सकते हैं 2-4 दिन के लिए, कोई दिक्कत नहीं, रिटायरमेंट के बाद तो दूर रह ही सकते हैं। बात नेताजी की हो रही है। हमारे महापुरुषों ने देश के बारे में अलग अलग चर्चा किया है। कल मैं भिलाई में राम राज्य पे चर्चा कर रहा था, इसलिए मैं भिलाई के किसी इशू को रिपीट नहीं करूंगा, वो 1-2 दिन के अंदर मेरे यूट्यूब पे आ जाएगा, आप लोग वहां से देख लेना। आज मैं केवल नेताजी के एक भारत श्रेष्ठ भारत पे, जो उनका सपना था, उस पर चर्चा कर रहा हूं, क्योंकि आज का टॉपिक प्रबुद्ध परिषद ने लिया है नेताजी के सपनों का भारत। नेताजी का सपना था एक भारत, जोर से बोलिए। अब एक भारत बनाने के लिए सबके लिए एक कानून बनाना पड़ेगा, और श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए हमारे हर कानून को दुनिया का श्रेष्ठ कानून बनाना पड़ेगा। इस एक सेंटेंस में पूरी की पूरी थीम है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक भारत का मतलब जो कानून हो वो हिंदू, मुस्लिम, पारसी, ईसाई सबके लिए हो, और श्रेष्ठ भारत का मतलब हमारा हर कानून अमेरिका, सिंगापुर, फ्रांस सबसे अच्छा हो। हमें दूसरों से सीखना ना पड़े, लोग हमसे सीखें। सिंगापुर वाले सीखें कि जरा देखो भारत का टैक्स कानून कैसा है, अमेरिका वाले सीखें जरा देखो भारत का फ्रॉड वाला कानून कैसा है, जापान वाले सीखें भारत का एंटी करप्शन कानून कैसा है। ऐसा कानून श्रेष्ठ भारत। और इसको करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं रॉकेट साइंस किस लिए शब्द यूज कर रहा हूं, हमारे वैज्ञानिकों ने एक से बढ़कर एक रॉकेट बनाया कि नहीं? इसरो लगातार हर 6 महीने पर नए नए रॉकेट बना रहा है कि नहीं? अब ये बताइए, जो विदेशों में रॉकेट बनते हैं, क्या वो गूगल पे डालते हैं क्या अपनी टेक्नोलॉजी को? बोलिए, डालते हैं? सब कुछ सीक्रेट होता है।
अगर अमेरिका का रॉकेट, सिंगापुर का रॉकेट, रूस का रॉकेट, फ्रांस का रॉकेट, जापान का रॉकेट, सब कुछ सीक्रेट है, इसके बावजूद हमारे वैज्ञानिक शोध के द्वारा सबसे अच्छा रॉकेट लॉन्च कर देते हैं। पहली बार हमारे वैज्ञानिकों ने 108 सैटेलाइट एक साथ छोड़ी है, छोड़ी कि नहीं छोड़ी, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया कि नहीं बनाया। तो जब सब कुछ सीक्रेट है, इसके बावजूद हमारे वैज्ञानिक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकते हैं, तो कानून में तो कुछ सीक्रेट होता ही नहीं है। ये देखो अमेरिका वाला कानून तो मैं खुद ही लेके घूम रहा हूं, कोई सीक्रेट नहीं है। 12,000 रुपए खर्च करिए, अमेरिका का फेडरल पिनल कोड आपके हाथ में आ जाएगा। अमेजॉन पे बुक करिए, अब आपके हाथ में आ जाएगा। जैसे इंडिया में इंडियन पिनल कोड है, ऐसे अमेरिका में फेडरल पिनल कोड है। अंतर यह है, मैकाले 23 चैप्टर बना के गया था, आज भी वो 23 ही है। 1860 में मैकाले इंडियन पिनल कोड में 23 चैप्टर बना के गया था, 23 चैप्टर। आज तक हमारे सांसदों ने न उसको 22 किया न 24 किया। भारत की पॉपुलेशन अमेरिका की लगभग 5 गुनी, भारत में क्राइम अमेरिका का लगभग 5 गुना। भारत की आईपीसी में केवल 23 चैप्टर है, अमेरिका के फेडरल पिनल कोड में 123 चैप्टर है, 123 चैप्टर है इसमें। तो जैसे नेताजी कहते थे ना, एक भारत श्रेष्ठ भारत, जो कानून हो एक हो और वो श्रेष्ठ हो। इन्होंने जो फेडरल पिनल कोड बनाया है, आंख बंद करके नहीं बनाया है। देखा सिंगापुर में क्या चल रहा है, जापान में क्या चल रहा है, रूस में क्या चल रहा है, फ्रांस में क्या चल रहा है, जर्मनी में क्या चल रहा है, और उसके बाद सबसे बेस्ट बनाया। अगर ये बेस्ट बना सकते तो हम बेस्ट क्यों नहीं बना सकते? हमारे पास अमेरिका से ज्यादा रिटायर्ड जज, अमेरिका से ज्यादा रिटायर्ड आईएएस, अमेरिका से ज्यादा रिटायर्ड आईपीएस, अमेरिका से ज्यादा रिटायर्ड एडवोकेट जनरल, सॉलिसिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल, सब कुछ हमारे पास ज्यादा है उनसे। अगर हम इन रिटायर्ड लोगों की मदद ले लें, वर्किंग वालों को छोड़ दें, वर्किंग वालों को जो सरकार कहे वो काम करें। मैं तो कह रहा हूं कि अगर हमारी सरकारें केवल रिटायर्ड लोगों की मदद ले लें, छत्तीसगढ़ की सरकार भिलाई और रायपुर में रहने वाले रिटायर्ड आईएएस, रिटायर्ड आईपीएस, रिटायर्ड जज, रिटायर्ड कलेक्टर जो भी है, इनकी टोली बना दे और ये कह दे कि हमको छत्तीसगढ़ का ये कानून दुनिया का सर्वोत्तम कानून बनाना है। फ्री में दे देंगे, नहीं बना के दे देंगे? बताइए जरा। रिटायर्ड लोगों को पेंशन मिल रही हो, पैसा अगर उनसे सरकार कह दे भाई देखो पैसा हमारे पास नहीं है, फ्री में काम करना है, देश की बात है, देश की सेवा है, कोई रिटायर्ड नौकर साहब पैसा मांगेगा? बोलेगा ठीक है साहब आप कह रहे हो, देश की बात है, नौकरी में कुछ नहीं किया था, लाओ रिटायर्ड के बाद ही कुछ कर दो, हम भी अपने पाप धुल लेते हैं। इंडियन पिनल कोड में सेक्शन 363 है, किडनैपिंग, मिनिमम 3 इयर्स, मैक्सिमम 7 इयर्स। अपहरण किया तो 3 साल की सजा मिलेगी, ज्यादा से ज्यादा 7 साल की मिलेगी, जज बहुत अच्छा होगा तो, नहीं तो 4 साल 5 साल एवरेज कर देता है। एक आदमी को किडनैप कर लो तो भी 4-5 साल, 2 आदमी करो तो भी 4-5 साल, 3 आदमी करो तो भी 4-5 साल, मतलब मैक्सिमम 7 साल होगी। 10 को किडनैप कर लो या 20 को किडनैप कर लो। अमेरिकन फेडरल पिनल कोड में किडनैपिंग की मिनिमम सजा 50 ईयर है और 100 ईयर तक है। और एक को किडनैप किया तो 50, 2 को किया तो 100, 3 को किया तो 150, 4 को किया तो 200, 5 को किया तो 250, ऐसे बढ़ती बढ़ती चली जाएगी। इसलिए अमेरिका में किडनैपिंग पे कुछ लोगों को 1200 साल सजा हुई है, किडनैपिंग करने पे। थाईलैंड में एक व्यक्ति ने चिटफंड कंपनी बनाया, कंपनी बना के डबल करने का झांसा दिया, जैसे यहां पे सहारा ने झांसा दिया था। वो झांसा देके पैसा लेके भाग गया। मात्र 16,000 लोगों को उसने धोखा दिया था, केवल 16,000 लोगों को। एक 1,41,000 साल की सजा हुई है। कितनी? जरा जोर से बोलिए। 1,41,000 साल की सजा हुई है। केवल 16,000 लोगों को लूटा था। आप लोग गूगल करके देख लेना, जो बातें मैं कहता हूं सब गूगल पे उपलब्ध है, कोई नई बात नहीं करता हूं। नाम है इसका चमोय थम्सायो, चमोय थिप्सायो, और
1989 में हुआ था 1,41,078 78 और केवल 16,000 लोगों को पैसा लेके इसने चीटिंग किया था। हमारे सहाराश्री 16 लाख लोगों का पैसा लेके चंपत हो गए और 16 साल की भी सजा नहीं हुई। अब ये बताओ, चिट फंड स्कैम वहां बंद होगा कि यहां बंद होगा? अगर हमने यहां पे किसी एक चिट फंड वाले को आजीवन कारावास दे दिया होता तो दोबारा चिट फंड स्कैम ही नहीं आता। यहां तो सहारा के बाद शारदा घोटाला, नारदा घोटाला, भगवान जाने और कितने घोटाले होते चले गए। कौन बनाएगा कानून? कौन बनाएगा कानून? अगर नहीं बना रहे तो बोलना चाहिए। थाईलैंड में एक व्यक्ति ने फ्रॉड किया था, बैंक फ्रॉड। ये नहीं आजकल एसएमएस आता है कि तू अपना पैन नंबर अपडेट कर लो, अपना ये कर लो। आज सबके पास आता है कि नहीं आता? मेरे पास तो आता है। थाईलैंड में हुआ है, 2653 साल सजा हुई है। केवल एसएमएस भेजा था, एसएमएस भेज के उसका अकाउंट हैक किया था। एक व्यक्ति का अकाउंट हैक किया था, 2653 साल सजा हुई है। यूएस में एक व्यक्ति ने किडनैप किया, 74 लाइफ सेंटेंस और 2020 साल सजा। 74 लाइफ सेंटेंस का मतलब 7400 साल और 2020 और जोड़ दीजिए, यानी 9400 साल। अमेरिका में, आप लोग गूगल कर लेना बाद में, लॉन्गेस्ट सेंटेंसेस आपको पता चलेगा। तो ऐसे कानून एक व्यक्ति ने अमेरिका में इंश्योरेंस का पैसा लेने के लिए किसी का मर्डर कर दिया था। यहां भी कई बार होता है, इंश्योरेंस का पैसा लेने के लिए मर्डर कर देते हैं। कई बार तो बाप को ही मार दिया है, ऐसा भी मैंने देखा है। 3000 साल सजा हुई उसको, केवल इंश्योरेंस का मर्डर किया उसने पैसा लेने के लिए। एक आदमी ने अपने फादर को मार दिया प्रॉपर्टी के लिए, 1800 साल सजा हुई है। एक व्यक्ति ने 3 कैप्सूल हीरोइन की रखा था, हीरोइन का, जोर से बोलिए, 3 कैप्सूल, 1560 साल सजा हुई है। अब ये बताओ, ड्रग स्मगलिंग वहां बंद होगी किधर बंद होगी? एक व्यक्ति ने 17 बार रॉबरी किया था, 1266 साल सजा हुई है। ये मेरे पास पूरी लिस्ट है, उसी से देख के पढ़ रहा हूं। हाइलाइटेड पोर्शन आपको दिख रहा हो, वहीं से उठा उठा के पढ़ रहा हूं। एक व्यक्ति रॉबरी करने गया तो महिला को अकेला पाके उसने रेप किया। रॉबरी भी थी लेकिन रेप भी था, इसलिए 2200 साल सजा हुई। एक ही, केवल एक महिला से रेप किया था। एक व्यक्ति ने किसी महिला के स्नान करते समय उसका वीडियो बना लिया था, 1008 साल सजा हुई। अब ये बताओ आप, जब ऐसी ऐसी सजा होगी तो अपराध कम होगा कि नहीं होगा? जोर से बोलिए जरा। तो हम 50-50 हजार करोड़ खर्च करके एयरपोर्ट बना सकते हैं, 1-1 लाख करोड़ खर्च करके एक्सप्रेसवे बना सकते हैं, शॉपिंग मॉल बना सकते हैं, रेलवे लाइन बड़ी बड़ी बना सकते हैं, तो कानून क्यों नहीं बना सकते? इसमें कोई लागत आएगी? अगर इस फेडरल पिनल कोड को फेडरल को इंडियन कर दें, कॉपी पेस्ट मार के, और इसको अपने संसद में पेश करके इसको पास करवा दें, अमेरिका पैसा मांगेगा क्या? मांगेगा? दुर्भाग्यवश हमने ये काम किया नहीं। आप ध्यान रखिए, एक कड़वी बात बताता हूं आपको। 2 देशों के वित्त मंत्री आपस में मिलते हैं, ध्यान से सुनिए जरा, पीछे बहन जी। 2 भारत के और अमेरिका के वित्त मंत्री मिलते हैं तो वित्त की बातें करते हैं। भारत के वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री अमेरिका के रक्षा मंत्री से मिलते हैं तो रक्षा की बातें करते हैं। कभी आपने दोनों देशों के कानून मंत्रियों की बैठक सुना क्या?
कि जहां दोनों देश के कानून मंत्री बैठक करके आपस में एक दूसरे के कानून के बारे में चर्चा कर रहे हो कि तुम्हारा वाला अच्छा है कि मेरा वाला अच्छा है? सुना आपने? क्यों? अरे आप चैन स्नेचिंग से आप परेशान, मोबाइल स्नेचिंग से आप परेशान, मर्डर से आप परेशान, तारीख पे तारीख से आप परेशान, सड़क टूट जाती है, बच्चे का एक्सीडेंट होता है, पीछे से ट्रक आती है मार के चली जाती है, बच्चा खत्म हो जाता है, उससे आप परेशान, लड़कियों की किडनैपिंग हो रही है, मां बाप परेशान। न किसी नेता का चैन स्नेचिंग होती है, न मोबाइल स्नेचिंग होती है, न उसका एक्सीडेंट चलो हो भी जाता है, न कभी। अल्टीमेटली सफरर कौन है? पब्लिक। तो जब सफरर पब्लिक है तो जो उसका सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट, उस सर्वेंट की क्या ड्यूटी है? पब्लिक की रक्षा करना कि नहीं? भारत में पब्लिक सर्वेंट सिस्टम चल रहा है ना। पब्लिक सर्वेंट का मतलब क्या? एक पब्लिक है, बाकी क्या है? तो जो सर्वेंट है उसकी पब्लिक की रक्षा करना, पब्लिक के लिए व्यवस्था बनाना, नियम कानून बनाना, डंडा रखना, पुलिस रखना, जो व्यवस्था करना उसकी ड्यूटी है कि नहीं? लेकिन जब पब्लिक को सर्वेंट चाहिए नहीं, पब्लिक खुद ही सर्वेंट बनी हुई है, पब्लिक को सर्वेंट नहीं चाहिए, पब्लिक खुद ही सर्वेंट बनी हुई है, तो सर्वेंट पब्लिक, सर्वेंट ओनर बन गया, मालिक बन गया। जिसका काम था रक्षा करना, उसके साथ अगर आप फोटो खिंचवा के खुश हो, उसकी जिम्मेदारी बताने के लिए खुश नहीं हो, उसको सही बातें बताने के लिए खुश नहीं हो, यह कहने के लिए खुश नहीं हो कि दिल्ली में क्राइम क्यों हो रहा है, दुबई में क्राइम क्यों नहीं हो रहा है। दिल्ली में रात को 10 बजे लड़कियां और बहन बेटियां निकलने से डरती हैं। डरती हैं कि नहीं डरती? जरा जोर से बोलिए। और दुबई में रात को 2 बजे शॉपिंग करती हैं अकेले, क्यों? क्या अंतर है? क्या दिल्ली का मुख्यमंत्री अच्छा वो खराब है या दिल्ली का कानून खराब है? और कानून अगर खराब है तो उसको बदलना किसकी ड्यूटी है? सीधी सी बात। लेकिन पाखंड देखिए, वैसे मैं पार्टी पे जाता नहीं हूं, लेकिन पाखंड के बात है तो चर्चा करते हो। एक आंदोलन हुआ था 10 साल पहले, किसके खिलाफ हुआ था? जोर से बोलिए जरा। भ्रष्टाचार के खिलाफ। किसके खिलाफ? भ्रष्टाचार के खिलाफ। पार्टी बनी किसके खिलाफ? सरकार बनी किसके खिलाफ? 3 बार मुख्यमंत्री बन गया बंदा, किसके खिलाफ? कभी दिल्ली विधानसभा में आपने भ्रष्टाचार पे चर्चा सुनी? कभी आपने दिल्ली के विधानसभा में घूसखोरी को जड़ से खत्म करने, जमाखोरी को जड़ से खत्म करने, मिलावटखोरी को जड़ से खत्म करने, कालाबाजारी रोकने, नशा तस्करी रोकने, मानव तस्करी रोकने पे कभी दिल्ली विधानसभा में चर्चा हुई? इससे बड़ा कोई पाखंड हो सकता है क्या? इससे बड़ा कोई पाखंड हो सकता है? उससे कोई पूछने वाला है कि बता दिल्ली अनसेफ क्यों है, दुबई सेफ क्यों है? क्या दुबई का शेख ज्यादा अच्छा है? दुबई का शेख अच्छा नहीं है, दुबई का कानून दवा की तरीके काम करता है। दवा अच्छी होती है, बीमारी ठीक होती है, दवा घटिया होती है, बीमारी बढ़ती है। कानून अच्छा होता है, भ्रष्टाचार कम होता है, अपराध कम होता है, अलगाववाद कम होता है, कट्टरवाद कम होता है, मजहबी उन्माद कम होता है, घूसखोरी कम होती है, जमाखोरी कम होती है, मिलावटखोरी कम होती है, कालाबाजारी कम होती है, नशा तस्करी कम होती है, मानव तस्करी कम होती है, सब कम होता है। लेकिन जब कानून घटिया होता है सब बढ़ता है, अराजकता बढ़ती है, धर्मांतरण होता है। तो इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करने आया हूं कि प्लीज साल 2 साल के लिए 1 घंटे का समय राष्ट्र के लिए निकालिए। समस्याओं का समाधान 2 जगह से होगा। दिल्ली में होगा संसद और सुप्रीम कोर्ट से, रायपुर में होगा विधानसभा और हाई कोर्ट से, बिलासपुर की। तीसरा कोई समाधान है क्या? 15-20% समाधान हाई कोर्ट से हो जाएगा छत्तीसगढ़ का, 80% विधानसभा से होगी। ऐसे ही दिल्ली में 80% समस्याओं का समाधान संसद से होगा, 20% समस्याओं का समाधान सुप्रीम कोर्ट से हो जाएगा। तो जहां मेजॉरिटी प्रॉब्लम का समाधान संसद से होना है, विधानसभा से होना है,
संसद सांसद को पकड़ने के लिए, विधायक को पकड़ने के लिए कोई लॉ करने की जरूरत नहीं। भाई पीआईएल करने के लिए समझ में आता है कानून का ज्ञान होना चाहिए, वकालत होनी चाहिए, कोई वकील करना पड़ेगा, कोर्ट जाना पड़ेगा, हो सकता है वकील फ्री में तैयार ना हो, कुछ पैसा भी देना पड़ेगा। लेकिन अपने सांसद और विधायक को जगाने के लिए कुछ नहीं करना है। डॉक्टर भी जा सकते हैं, टीचर भी जा सकते हैं, इंजीनियर भी जा सकते हैं, ऑटो चलाने वाले भी जा सकते हैं, सब जाके कह सकते हैं साहब ये प्रॉब्लम है। हमारा एफआईआर नहीं लिखा जाता, फिर हम सांसद के पास जाते हैं, साहब हमारा एफआईआर लिखवा दो, और जैसे उसने फोन किया हमारा एफआईआर लिखवा, हम खुश हो गए। हम कभी ये नहीं कहते तुम पुलिस चार्टर लागू करवाओ। एफआईआर लिखवाने के लिए सांसद के पास जाने की जरूरत क्यों होनी चाहिए? एफआईआर लिखवाने के लिए विधायक की सिफारिश क्यों होनी चाहिए? आप ड्राइवर रखते हो, 15,000 रुपए वेतन देते हो, तो जब सुबह कहते हो गाड़ी निकालो तो क्या पैसा मांगता है क्या वो? जोर से बोलिए जरा। अरे आपने एक बार तनख्वाह दे दिया, अब महीने भर गाड़ी चलाना उसकी ड्यूटी है। आप घर में 2,000 रुपए कामवाली को देते हो, क्या रोज जब झाड़ू उठाने के पहले 100 रुपए की नोट मांगती है क्या? 2,000 रुपए दे दिया, पूरे महीने उसका घर की साफ सफाई करना उसकी ड्यूटी है। तो भैया फिर ये सिपाही, दरोगा, थानेदार जिनको ऑलरेडी अच्छा खासा वेतन मिल रहा है, 50,000, 60,000, 70,000, क्लर्क, उसको पैसा क्यों देना पड़े हमें? हम क्यों नहीं पुलिस चार्टर की मांग करते हैं? क्यों नहीं जुडिशियल चार्टर की मांग करते हैं? सिटीजन चार्टर लागू हो जाए, जुडिशियल चार्टर लागू हो जाए तो लोगों का जीवन आराम हो जाएगा, कठोर कानून बन जाए, अपराध कम हो जाएगा, अपराध कम हो जाएगा, भ्रष्टाचार अपराध कम होगा, लोगों के जीवन में शांति आएगी। 5 करोड़ मुकदमे चल रहे हैं। कितने चल रहे हैं? यानी 5 करोड़ लोग मुकदमों से पीड़ित हैं। भारत में जो मिनिमम परिवार माना गया वो 6 आदमी का माना गया, पति पत्नी, 2 बच्चे और माता पिता। यानी कितने लोग मुकदमों से परेशान हैं? 30 करोड़। भाई अगर घर में मुकदमा होता है तो केवल जो मालिक होता है वही थोड़ी टेंशन में होता है, माँ बाप भी टेंशन में होते हैं, बच्चे भी टेंशन में होते हैं। तो मैंने तो छोटा परिवार कहा, हम 2 हमारे 2 वाला परिवार है तो 30 करोड़, हम 2 हमारे 10 वाला है तो 40 करोड़ के आसपास। ये बताइए, अमेरिका की जनसंख्या है 33 करोड़ और भारत में 30 करोड़ लोग मुकदमों के कारण टेंशन में, यानी एक अमेरिका भारत में मुकदमों से परेशान है। एक अमेरिका भारत में मुकदमों के कारण टेंशन में है। और मुकदमे कैसे चल रहे? 10-10 साल तो कई बार चकबंदी अधिकारी के यहां चलते। जौनपुर में केस चल रहा है चकबंदी अधिकारी के यहां कि जो विल डीड लिखी वो 31 मार्च को बनी कि 2 अप्रैल, 31 मार्च को लिखा या 2 अप्रैल को लिखा, इतना तय होना है। 1985 से मुकदमा चल रहा है, 2023 आ गया, वहां सीओ कहते हैं चकबंदी अधिकारी। चकबंदी अधिकारी अभी तक ये नहीं तय कर पाया 31 मार्च वाली विल ठीक है या 2 अप्रैल वाली विल ठीक है, जबकि ये रिकॉर्ड पे है कि 1 अप्रैल को व्यक्ति खत्म हो चुका है, उसका डेथ सर्टिफिकेट भी है, लेकिन तब भी डिसाइड नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि जिसने कहा है कि 2 अप्रैल को हमने विल कराई है वो उस प्रदेश का डीजीपी रह चुका है, जिसने मरने के बाद विल कराई है वो डीजीपी रह चुका है। तो चकबंदी अधिकारी की अब हिम्मत नहीं पड़ रही मुकदमा डिसाइड कर दे। 1985 से 2023 38 साल, 38 साल चकबंदी अधिकारी, 2, 4, 5 साल डीडीसी के यहां चलेगा, 10 साल इलाहाबाद हाई कोर्ट चलेगा, क्योंकि लड़ाने वाला तो तैयार है, पावरफुल है, उसके पास पैसे कभी लड़ाएगा। फिर 10 साल सुप्रीम कोर्ट। अगर 60 साल के बाद वो जमीन उस व्यक्ति को मिल भी गई जिसकी एक्चुअल में जमीन है, तो उसको मिला क्या? क्या उसके साथ न्याय हुआ क्या? जोर से बोलिए जरा। जिसको अपनी ही जमीन 60 साल के बाद मिले, जिसकी अपनी ही जमीन पे कोई दूसरा व्यक्ति 60 साल तक जोते बोए खेती करे, तो वो तो जोत रहा है, बो रहा है, जितना उससे फसल से पैसा आता है उसी से वकील को देता रहता है, उसका काम चल रहा है।
लेकिन जिसकी जमीन खुद की है वो तो बेचारा उधार ले ले के तारीख पे तारीख जा रहा है। ये न्याय हो रहा है कि अन्याय हो रहा है? मैंने आपको बताया, दवा घटिया होगी तो बीमारी बढ़ेगी, जुडिशियल सिस्टम अच्छा होगा समस्याएं कम होंगी, खराब होगा तो समस्याएं बढ़ेगी। उनकी एक जनरेशन खत्म हो चुकी है, दूसरी जनरेशन लड़ रही है, लेकिन मुकदमा अभी जौनपुर के चकबंदी अधिकारी से अभी वहीं चल रहा है। लगता है सुप्रीम कोर्ट आते आते उनकी तीसरी जनरेशन को आना पड़ेगा। दूसरा एग्जाम्पल, पंचकुला, कर्नल कबोत्रा हैं, हमसे मिलने आए थे। मैं इनका नाम इसलिए ले रहा हूं, हमसे मिलने आए थे बेचारे। 1971 में उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर इतने बम गिराए, एयरफोर्स में थे वो, जबरदस्त लड़ाई की, आर्मी में थे वो, खूब लड़ाई किया। 1971 के वार में घायल हो गए तो रिटायर हो गए। घर आए, उनके घर पे किसी ने कब्जा कर लिया था। जब आर्मी में थे ध्यान नहीं दिया, बेचारे आर्मी में अपनी ऑफिसर थे, उनको सरकारी मकान मिलता था तो उनको चिंता नहीं हुई। जब घर आए रिटायर हो के पता चला उनके घर पे किसी ने कब्जा कर लिया। आज 2023 आ गया है, अपना वो घर नहीं छोड़ा पाए। हमारा एक सैनिक जिसने पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए थे, देश के लिए लड़ता लड़ता घायल हो गया, देश के लिए लड़ते लड़ते रिटायर हो गया, आज वो अपना घर नहीं छुड़ा पा रहा है। शर्म नहीं आती हमारी न्यायपालिका और हमारे सांसदों को? दुनिया भर की बतौलेबाजी कर लो। मैं तो आज नेताजी जी के जयंती पे सांसदों के साथ मैं सुप्रीम कोर्ट पे भी सवाल खड़ा करता हूं। आप, सुप्रीम कोर्ट इज द कस्टोडियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, सुप्रीम कोर्ट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर सरकारें कुछ नहीं कर रही हैं तो मारिए गोली, सांसद अगर कानून नहीं बदल रहे हैं तो छोड़िए। सुप्रीम कोर्ट को संविधान ने पावर दिया हुआ है कि लोगों के फंडामेंटल राइट को सिक्योर करने के लिए आप आर्टिकल 142 की पावर यूज करिए, जो डायरेक्शन पास करना हो पास करिए। छोटी छोटी बातों पे सुओ मोटे लेने वाले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इस जुडिशियल रिफॉर्म को सुओ मोटो क्यों नहीं ले रहे? हमारे सांसद भी अमेरिका जाते हैं, हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी अमेरिका जाते हैं। क्यों नहीं देख रहे हैं कि वहां मुकदमा 1 साल के अंदर डिसाइड होता है? हमारे यहां 20 साल 30 साल क्यों लग रहा है? किसी भी सिस्टम के अच्छे होने के लिए 4-5 चीजें होनी चाहिए। मैन अच्छा हो, मटेरियल अच्छा हो, मशीन अच्छी हो, मेथड अच्छा हो और मनी पर्याप्त हो। यह टर्म मैंने इसलिए यूज किया, ऐसा इंजीनियरिंग में टर्म यूज करते हैं, मैं पहले इंजीनियर था। किसी भी चीज के सक्सेसफुल होने के लिए 5M अच्छा होना चाहिए। 5M में पहला M है मैन, दूसरा M मशीन, तीसरा M मटेरियल, चौथा M मेथड और पांचवा M मनी। आज की डेट में हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजों की क्वालिटी में जमीन आसमान का अंतर है। छत्तीसगढ़ के जज की क्वालिटी अलग है, यूपी के डिस्ट्रिक्ट जज की क्वालिटी अलग है, बिहार के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज की क्वालिटी अलग है, गुजरात के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जज की क्वालिटी अलग है। संविधान कहता है आईएएस की तर्ज पे एक आईजेएस होना चाहिए, इंडियन जुडिशियल सर्विस होना चाहिए। अगर सरकारें आईजेएस के लिए आगे नहीं आ रही हैं तो ये सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी है, वो सुओ मोटो ले। जैसे बाकी मामलों में उनके पास पावर है सुओ मोटो लेने की, सुओ मोटो लेके बोले सरकार से पूछे बताइए आप आईजेएस कब लागू करने वाले हो? हम देश में एक ऑल इंडिया एग्जाम करेंगे जजों की अपॉइंटमेंट के लिए, जिससे पूरे देश के जजों की क्वालिटी समान हो। स्टेट लेवल पे एग्जाम होता है, इसलिए जजों की क्वालिटी में जमीन आसमान का अंतर है। उससे न्यायिक प्रक्रिया आगे अच्छी होगी कि नहीं होगी, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? मैन, तो मैन की क्वालिटी बढ़ाना है तो आप ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम करिए, जजों की क्वालिटी अच्छी करिए। मशीन,
मशीन क्या है जुडिशरी में? कानून। ठीक है, कोर्ट को कानून बदलने का अधिकार नहीं है, कोर्ट कानून को मानने के लिए विवश है, लेकिन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को यह तो पता है ना कि कौन कौन सा कानून घटिया है, कौन कौन सा कानून खराब है। और यहां लोगों के फंडामेंटल राइट की बात है, लोगों के राइट टू जस्टिस की बात करते हैं, जस्टिस की बात है। ऐसे में अपनी मर्यादा क्यों देखना कि हम लक्ष्मण रेखा नहीं क्रॉस करेंगे, बाकी मामलों में लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर लेंगे। तो जहां लोगों को स्पीडी जस्टिस देना है, जुडिशियल चार्टर लागू करना है, वहां पे मर्यादा आगे बढ़ने में क्या दिक्कत है? अल्टीमेटली संविधान किसके लिए बना है? लोगों के लिए तो बना है। अगर लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है तो लक्ष्मण रेखा अगर क्रॉस भी करना पड़े तो क्या फर्क पड़ता है? सरकार से यह कहना पड़े कि भाई आप इस पे कानून बनाओ, ये कानून खराब है। और एज ए सुप्रीम कोर्ट, एज ए हाई कोर्ट हमें पता है कि ये कानून खराब है, हमसे ज्यादा टैलेंटेड लोग बैठे हुए हैं वहां पे, तो उनको कहना चाहिए भाई देखो ये 10 कानून में 10 खराब है, इसकी वजह से मुकदमा बहुत देरी के साथ चल रहा है, बार बार एडजमेंट हो रहा है, बार बार समस्याएं आ रही है, आप कानून बदलो। नहीं बदले तो और भी उसके तरीके हैं, तो आप अपनी मशीन ठीक करो। मेथड, जुडिशियल प्रोसीजर हमारा पूरी तरीके से आउटडेटेड हो चुका है। सिंपल रेंट के मामले, किराए के मामले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जा रहे हैं। कनाडा में एक डेट पे मुकदमा, रेंट का मुकदमा एक डेट पे तय होता है, केवल एक डेट पड़ती है, और सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जाता वहां रेंट का मामला। एक डेट पड़ती है, केवल जज ये देखता है कि ये जो एग्रीमेंट है ये जेन्युइन है या फेक है। अगर वो एग्रीमेंट जेन्युइन है, उसका स्टैम्प पेपर जेन्युइन है, वो वास्तव में किया गया है, तो फिर जज फिर ये नहीं देखेगा तारीख पे तारीख नहीं, बोलेगा भैया एग्रीमेंट सही है, तुमने कहा था 11 महीने बाद खाली कर दूंगा, अब तुम खाली करके जाओ। कहां जाओगे वो हमें नहीं देखना, तुम जाओ। हमारे यहां झुग्गियों की झुग्गियां बनती जा रही हैं, सड़क के किनारे झुग्गियां बन रही हैं, रेलवे लाइन के किनारे झुग्गियां बन रही हैं, बस स्टैंड के किनारे झुग्गियां बन रही हैं, एयरपोर्ट के किनारे झुग्गियां बन रही हैं। एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती कहां है? भारत में। किसके किनारे है? एयरपोर्ट के। हमने मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं, तो कैसे कैसे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। और अगर सरकारें उनको नहीं उठा रही हैं, इसका मतलब सरकारें अवैध बस्ती को प्रमोट कर रही हैं। अगर कोई सरकार हटा भी रही है और उस पर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट स्टे लगा रहा है, इसका मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अवैध बस्ती को, इलीगल इंक्रोचमेंट को, अवैध निर्माण को बढ़ावा दे रहा है। आप अवैध निर्माण वालों के साथ खड़े हो जा रहे हो और कह रहे हो इनके लिए मकान बनाओ। उनके जो मकान का पैसा आएगा किसके जेब से आएगा? जरा बताइए, किसके जेब से आएगा? किसी नेता के जेब से पैसा आएगा क्या? किसी जज के जेब से पैसा आएगा क्या? अरे जिन्होंने अवैध निर्माण किया 20-30 साल वैसे मजे कर लिए, भगाओ उनको, जहां से आए हैं वहां जाए। म्यांमार से आए हैं म्यांमार जाए, बांग्लादेश से आए हैं बांग्लादेश जाए। हमने ह्यूमन राइट का ठेका ले रखा है क्या? तो कहीं ना कहीं दोनों दोषी हैं। मैं तो जुडिशरी को भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल मानता हूं। पहली बात तो वोट बैंक के चक्कर में कोई सरकारें स्टेप नहीं लेती हैं, सारे उसमें वोट ढूंढती रहती हैं। कुछ रोहिंग्या में वोट ढूंढते हैं, कुछ बांग्लादेशियों में वोट ढूंढते हैं, कुछ दोनों में ढूंढ लेते हैं। हमारे नेता तो उनका आधार बनवा रहे हैं, राशन कार्ड बनवा रहे हैं, वोटर आईडी बनवा रहे हैं, बर्थ सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। अब उस पे मान लो कहीं किसी सरकार ने पीआईएल के माध्यम से, किसी माध्यम से एक बार किसी हाईकोर्ट ने कह भी दिया कि भाई देखो ये अवैध निर्माण है, आप इसको खाली करो, तो उसमें अगर सुप्रीम कोर्ट खड़ा हो जाएगा, अरे 1 हफ्ते के अंदर कैसे खाली करेंगे? अरे भाई वो 20 साल से रह रहे हैं, 15 साल से मुकदमा चल रहा है, पूरी सुनवाई हो चुकी है, सबको मौका दिया जा चुका है, अब वो मैटर सुप्रीम कोर्ट क्यों आना चाहिए? हर छोटा छोटा मैटर सुप्रीम कोर्ट सुनेगा, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या सुनेगा, हाई कोर्ट क्या सुनेगा?
और ऐसे ही अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलों में अगर स्टे देता रहेगा, आने वाले टाइम में हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लोग डिमोरलाइज हो जाएंगे। वो उनको निकालने का आदेश देने के बाद सोचे 10 बार सोचे यार हम आदेश दे दें निकालने का, अल्टीमेटली इनको वहां स्टे मिलना है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने संसद में ऐसा कानून ही नहीं बनाया कि ये केस यहां तक चलेंगे, ये केस यहां तक चलेंगे, ये केस यहां तक चलेंगे। ये कानून बनना चाहिए कि रेंट वाला मामला केवल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक चलेगा, इलीगल इंक्रोचमेंट केवल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक चलेगा। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट किस लिए जाएगा भाई? हमने कानून नहीं बनाया। तो जो लोग कहते हैं सुप्रीम कोर्ट स्टेप्स कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट स्टेप कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट को मौका किसने दिया उसमें स्टेप इन करने का? किसने मौका दे दिया? अल्टीमेटली जहां झुग्गी वहां मकान, ये नारा है, सारी पॉलिटिकल पार्टियों का नारा है, जहां झुग्गी। तो ये जहां झुग्गी वहां मकान जो नारा है, ये झुग्गी बढ़ाएगा, झुग्गी घटाएगा? आप एक झुग्गी के बदले मकान दे दोगे, एक झुग्गी और बना लेंगे, बोले बहुत अच्छा है, ये इससे बढ़िया बिजनेस मॉडल कोई है ही नहीं। झुग्गी बनाओ मकान लो, झुग्गी बनाओ मकान लो, झुग्गी बनाओ मकान लो। तो आप तो एक तरीके से इस देश के करदाताओं का खून चूस रहे हो। अपने लिए भी चाहिए, विदेश घूमने के लिए भी चाहिए, चार्टर्ड प्लेन में तेल डलवाने के लिए भी चाहिए, और झुग्गी के बदले मकान देने के लिए भी चाहिए। और दुख की बात यह है कि करदाता बेचारे मुंह खाए आराम से, बोले लेते रहो लेते रहो। जब तुम्हें कर देने में कोई तकलीफ नहीं हो रही है, तो वो जहां झुग्गी वहां मकान का वादा करने में उनको क्या तकलीफ है? अरे सब बोले ना बोले, कम से कम जो लोग टैक्स देते हैं, हम कहते हैं जीएसटी देने वाले तो कम से कम बोले, इनकम टैक्स देने वाले तो बोले कि भैया मेरा पैसा कहां खर्च कर रहे हो। अपने घर में बेटा भी अब अगर 500 रुपए मांगता है और अगले दिन फिर 500 मांगता है, तो पूछते हैं कल तेरे को 500 दिया था, क्या हुआ वो? आज फिर 500 मांगने आ गया, क्या किया? बोला सीएनजी भरवा लिया। बोले ठीक है 500 अच्छा ले लो। अरे मैं खुद ही पूछता हूं, इसलिए बता रहा हूं। मेरा बेटा ला कर रहा है, अगर 2000 रुपए के नोट देता हूं, अगली बार फिर पैसा मांगता तो पूछता हूं तो मुझे 2000 रुपए दिया था, क्या क्या किया? बोले पापा पेट्रोल भरवाया, सीएनजी भरवाया। बोले ठीक है चल ले लो। कई बार ऐसे बोलते नहीं मिलेगा, अभी तुम्हारा बचा हुआ है, पहले उसको ठीक करो। तो वैसा ही सिस्टम तो ये भी है। हम क्यों नहीं बोलते? इस देश में 6-7 करोड़ लोग इनकम टैक्स दे रहे हैं, 10 करोड़ लोग जीएसटी दे रहे हैं। अगर ये 10 करोड़ लोग भी मिलकर आवाज शुरू करें, मिलकर आवाज उठाएं कि मेरे पैसे की बर्बादी नहीं, मेरे पैसे पे मुफ्त की रौड़ी नहीं, हम इसलिए पैसा नहीं देते, अरे और कुछ नहीं कर सकते, कम से कम 5-5 हजार सोशल मीडिया पे फ्रेंड बना के लिखना तो शुरू करो भैया। मुफ्तखोरी रोकने के लिए मैंने पीआईएल फाइल किया हुआ, अगर आप गूगल करिएगा फ्रीबीज अश्विनी उपाध्याय, सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रहा है। लेकिन वहां जो चल रहा है वो तो चल रहा है, नेताओं पे दबाव सोशल मीडिया से बनेगा। नेताओं पे दबाव 2 तरीके से बनता है, या तो सड़क पे उतरिए या सोशल मीडिया से दबाव बनाइए। सड़क पे रोज रोज उतर नहीं सकते, लेकिन सोशल मीडिया में रोज तो लिख सकते हैं, 5000 दोस्तों बना सकते हैं। छत्तीसगढ़ की और क्या प्रॉब्लम बताइए जरा, क्या प्रॉब्लम है छत्तीसगढ़ की, बोलिए जरा। धर्मांतरण हो गया, घुसपैठ हो गया, और कुछ? भ्रष्टाचार। बहुत अच्छा, अभी अपने पास टाइम है, 7:15 हो रहा है। यहां से एयरपोर्ट कितना दूर है? तो 10 मिनट और बात कर लिया जाए क्या? चलो अच्छा, भारत माता की। वो बहन जी ने भ्रष्टाचार की बात किया तो कर लेते, बड़ा इंपॉर्टेंट। देखिए, भारत की 50% समस्याओं का रूट काज भ्रष्टाचार है, और भ्रष्टाचार का रूट काज घटिया नियम कानून और व्यवस्था है। भ्रष्टाचार को खत्म करना असंभव नहीं है, मुमकिन है। और मैं तो कह रहा हूं ऐसी नीतियां भी बन सकती हैं कि भ्रष्टाचार मांगना तो छोड़िए, देने पे भी कोई हाथ नहीं लगाएगा।
ऐसी व्यवस्था भी बन सकती है। मैंने एक पीआईएल फाइल किया प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने पे। आप 50,000 रुपए से महंगी प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर दीजिए, ये नगर निगम के बाबू और जिले के कलेक्टर, मैं गारंटी के साथ कहता हूं आप पैसा देते रहेंगे तब भी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि पैसा खाएंगे थोड़ी। पैसा खाएंगे क्या? अरे पैसे से मोबाइल खरीदेंगे, आईफोन खरीदेंगे, आईपैड खरीदेंगे, कार खरीदेंगे, सब कुछ यही तो खरीदेंगे। अब मान लो किसी कलेक्टर की साल की तनख्वाह 12 लाख है, आपने प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने का कानून बना दिया, यानी जब भी वो 50,000 रुपए से महंगा सामान खरीदेगा तो उसके आधार लिंक होता चला जाएगा। 12 लाख रुपए साल में कमाता है तो मैक्सिमम 12 लाख ही खर्च भी कर सकता है। तो जब 12 लाख से ज्यादा खर्च ही नहीं कर पाएगा, प्रॉपर्टी आधार से लिंक रहेगी, ना वो फार्म हाउस खरीद पाएगा, ना फ्लैट खरीद पाएगा, ना दुकान खरीद पाएगा, ना मकान खरीद पाएगा, ना कार खरीद पाएगा, तो पैसा लेके खाएगा क्या? बोले जरा, खाएगा क्या? इसको कहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। मैं मारुति में था तो कई बार प्रॉब्लम समझ में नहीं आती थी, तो मारुति का टाई अप जापान के साथ था, तो वहां हम लोगों ने सीखा कि कई बार प्रॉब्लम की रिवर्स इंजीनियरिंग करनी पड़ती है। मतलब समस्या से चल के समाधान पे नहीं जाते, उल्टा चलते। वो कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में था, तो इसलिए जब मैं वकील बना तो मैंने पीआईएल फाइल किया कि प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करो। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपके रायपुर में प्रॉपर्टी से आधार लिंक हो जाए, यहां अधिवक्ता साथी बैठे हैं, अगर आपको पीआईएल करना हो मैं अपनी पीआईएल भेज दूंगा, जहां अश्विनी उपाध्याय है वहां अपना नाम लिख लीजिए, जहां मेरा पता अपना पता लिख लीजिए और एडमिट हो जाएगी। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, आप एक पीआईएल फाइल करिए, प्रॉपर्टी से आधार लिंक होना चाहिए और करप्शन में क्या क्या इफेक्ट आता है वो सब डिटेल हमने लिखा हुआ है उसमें। मैं गारंटी के साथ कहता हूं 25% भ्रष्टाचार तत्काल खत्म हो जाएगा, तत्काल खत्म हो जाएगा। क्योंकि वो पैसा आपसे लेंगे तो करेंगे क्या? अगर बक्से में रखे रहेंगे, ईडी का भी डर रहेगा। यहां ईडी बात आजकल बहुत ईडी आ रही है इधर, तो प्लॉट खरीद नहीं सकते, दुकान मकान खरीद नहीं सकते, कार खरीद नहीं सकते, क्योंकि 50,000 रुपए से महंगा कुछ भी खरीदेंगे। इवन स्कूटी भी 50,000 से महंगी आती है, तो स्कूटी भी नहीं खरीद सकते। जैसे कुछ खरीदेंगे आधार, जैसे कुछ खरीदे आधार, और सैलरी सरकार को पता है 12 लाख है, और खर्चा अगर 12 लाख के ऊपर हुआ तो टू 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 रेड लाइट जल जाएगी। सॉफ्टवेयर बता देगा कि भैया इसकी सैलरी तो 12 लाख है, इसका खर्चा तो 12 लाख क्रॉस हो गया। तो बैठे बैठे सरकार को पता चल जाएगा इसने करप्शन किया है। तो न मंत्री जी खा पाएंगे, जब मंत्री नहीं खा पाएंगे संतरी कहां से खाएगा? जब तहसीलदार नहीं खा पाएंगे तो पेशकार कहां से खाएगा? जब कलेक्टर नहीं ले पाएंगे तो क्लर्क कहां से लेगा? दूसरा, मैंने कहा ना इस देश की 50 और हमारी संस्कृति के लिए बहुत बड़ा खतरा है। घुसपैठिए घूस दे के आते हैं, घूस दे के आधार बनवाते हैं, घूस दे के राशन कार्ड बनवाते हैं, घूस दे के बर्थ सर्टिफिकेट बनवाते हैं, घूस दे के ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं, और घूस दे के वोटर आईडी बनवा के भारतीय बन जाते हैं। यानी 10 से 12,000 रुपए में रोहिंग्या और बांग्लादेशी 5-5, 6-6 कागज बनवा लेते हैं। अब आप एनआरसी करते रहो, एनआरसी आपकी फेल हो जाएगी। असम की एनआरसी फेल हुई ना, भ्रष्टाचार के कारण असम की एनआरसी फेल हो गई। भ्रष्टाचार के कारण बिहार की शराबबंदी फेल हो गई। अगर कोई योजना फेल हो रही है तो तय मानिए उसके पीछे भ्रष्टाचार है। अगर सड़क टूट रही है तो तय मानिए पीछे भ्रष्टाचार है। सरकारी स्कूल खस्ताहाल है, मूल कारण है भ्रष्टाचार। सरकारी हॉस्पिटल बदहाल है, मूल कारण है भ्रष्टाचार। सड़क जर्जर है, रोड एक्सीडेंट हो रहा है, करोड़ों लोग मर। अब ये बताओ, भ्रष्टाचार कारण सड़क टूटती है, सड़क के कारण भारत में पर ईयर 5.5 लाख लोग मरते हैं, 5.5 लाख परिवार बर्बाद हो गए। 5.5 लाख परिवार की बर्बादी का मूल कारण क्या है? अगर भ्रष्टाचार खत्म हो जाए तो रोड एक्सीडेंट बहुत कम हो जाएगा। भ्रष्टाचार रोकने के लिए दूसरा काम करना पड़ेगा, बहुत कड़वी बात बता रहा हूं, नोटबंदी करना पड़ेगा। फिर नोटबंदी करना पड़ेगा।
और नोट बंदी करना पड़ेगा, नोट बदली नहीं। ध्यान रखिए, जिन हवाला, कालाधन, ब्लैक मनी का सीधा संबंध करेंसी की साइज से होता है। जितनी बड़ी नोट उतना ज्यादा हवाला, जितनी बड़ी नोट उतना ज्यादा कालाधन, जितनी बड़ी नोट उतना ज्यादा घूसखोरी, जितनी बड़ी नोट उतनी ज्यादा जमाखोरी, जितनी बड़ी नोट उतना ज्यादा सारे, जितनी बड़ी नोट उतना ज्यादा कालाधन, उतना ज्यादा नक्सलवाद, उतना ज्यादा माओवाद। 100 रुपए की नोट एक अटैची में रखने पे अगर 1 करोड़ आएगा तो 2000 की नोट उसी अटैची में रखने पे 20 करोड़ आएगा। अब बताइए हवाला बढ़ गया कि नहीं बढ़ा, कालाधन बढ़ गया कि नहीं बढ़ा। तो हमको 1978 की तरीके नोटबंदी करना पड़ेगा। नोट बदली से काम नहीं चलेगा। नोटबंदी नोट बदली में अंतर होता है। 500 रुपए पुरानी बंद करके नई 500 चलाना, इसको नोटबंदी नहीं कहते। क्या कहते हैं? नोटबंदी 1978 में हुई थी, जनता पार्टी की सरकार ने किया था, जब 100 रुपए से बड़ी नोट सारा बंद कर दिया था। उसको कहते हैं नोटबंदी। जैसे नसबंदी होती है, नस परमानेंट बंद, ऐसे नोटबंदी होती है, नोट परमानेंट। और अमेरिका और यूरोप का देख लीजिए, मैक्सिमम करेंसी 50 और 100 है, इसलिए वहां ब्लैक मनी कम है, हवाला कम है, और ब्लैक मनी हवाला कम है, करप्शन कम है, ब्राइबरी कम है, घूसखोरी कम है, जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी कम है। तो दूसरा स्टेप लेना पड़ेगा, 100 रुपए से बड़ी नोट बंद करना पड़ेगा। भ्रष्टाचार ये बहुत बड़ा ये प्रेत है, 4-5 स्टेप लेने पड़ेंगे। तीसरा स्टेप लेना पड़ेगा, आपको अमेरिका की तरीके कठोर कानून बनाना पड़ेगा। भ्रष्टाचार में केवल सजा का कानून नहीं बनाना होगा, बल्कि 100% प्रॉपर्टी जब्त करने और 50 से 100 साल का कानून बनाना पड़ेगा। मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं। अफ्रीका में महात्मा गांधी जी की परपोती ने 3 करोड़ का घोटाला किया था। भाई अब मैं ABCD नाम बताऊं तो आपको समझ में नहीं आएगा। गांधी जी के नाम इसलिए बताया, आप लोग परिचित हैं। तो गांधी जी की ग्रेट ग्रैंड डॉटर ने 3 करोड़ का घोटाला किया साउथ अफ्रीका में। तो 3 करोड़ वसूला गया और 7 साल की सजा हुई है। कितने साल की? आदर्श स्कैम में किसी से 100% वसूली हुई, चलो 7 साल मानते हैं। बोफोर्स में किसी को सजा हुई, CWG 70,000 करोड़ हुई किसी को, देवास में हुई, फॉर्डर स्कैम लालू जी को अकेले हुई, बाकियों को नहीं हुई। 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला हुआ था, किसी को 7 साल की सजा नहीं हुई, किसी की 100% प्रॉपर्टी जब्त नहीं हुई। 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला हुआ, किसी को 7 साल की नहीं हुई। याद रखिए, ये 1,86,000 आप ही के जेब से निकला। ये कॉमनवेल्थ गेम का 70,000 करोड़ अगर होता तो आपके पास, आपके ऊपर इनकम टैक्स कम लगता। जितना मुगलों ने लूटा था 500 साल में, उतना अंग्रेजों ने लूटा 200 साल में, उतना हमारी सरकारों ने लूटा 50 साल में। आप तक बताइए। अभी तो मैं आपको लिस्ट दे देता हूं। कुछ दिन पहले चीन के कानून मंत्री को फांसी हुई है, थोड़ा सा करप्शन किया था। कोई 2G और कोलगेट और देवास और इस टाइप का नहीं किया था, थोड़ा सा किया था। 2 लाख युआन का घोटाला किया था, घूस ले लिया था। क्या हुई है? फांसी। 2 साल पहले एक GM ने लिया था सप्लायर से फांसी। आप साल में 1 बार फांसी दे दीजिए किसी एक घूसखोर को, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, पैसा देंगे उसका हाथ कांपेगा। तो प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करिए, 100 रुपए से बड़ी नोट बंद करिए, आजीवन कारावास फांसी देने के लिए कानून बनाइए। और फांसी कानून बना देंगे तो कोई रोक देगा क्या हमें? मानवाधिकार की बात आ जाएगी क्या? अरे दुनिया ने बनाई, अमेरिका ने बनाई, चाइना ने बनाई, इजराइल ने बनाई, तो हम भी बना लेते, क्या दिक्कत है? और कानून बनाने की कोई लागत आएगी क्या? नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून जापान ने बना लिया, अमेरिका ने बना लिया, चाइना ने बना लिया, हम क्यों नहीं बना रहे? किसने रोका हुआ है? नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये सफेद पोश सच बोलते नहीं है। सफेद पोशों को पुलिस पीटती नहीं डंडे से, वो सच बोलते नहीं, पुलिस उनको पीटती नहीं, तो पूरी बात कहां, सच्चाई कहां से आएगी?
सच्चाई बोलवाने का तरीका है या तो नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग हो या तो डंडे से पिटाई हो। परसों मैं सूरत में था, परसों वहां फ्रंट पेज की खबर थी, एक ये जो लड़कियों की सप्लाई करते हैं, लड़कियों को किडनैप करके बेचते हैं, वो व्यक्ति पकड़ा गया। किसी ने मुखबिरी किया तो एसीबी वालों ने उसको पकड़ा। अब सोचिए उसने कितनी लड़कियों को बेचा होगा, कितने मां बाप को रुलाया होगा। उसने 30 करोड़ रुपए एसीबी वालों को दे दिया अहमदाबाद में। आप जरा सोचिए कितने घर उसने उजाड़े हैं, कितने भाइयों को रुलाया, कितनी माताओं को रुलाया, कितनी लड़की, मुझे लगता है हजारों लड़कियों को उसने बेचा होगा। तभी तो जैसे एसीबी ने पकड़ा उसने 30 करोड़ रुपए एसीबी को दे दिया। तो जो एसीबी पकड़ने गई थी वो 30 करोड़ लेके चल दी। वो तो बात फैली तो दोबारा फिर से एसीबी के ऊपर छापा पड़ा तो एसीबी वाले पकड़े गए तो फिर उनको सस्पेंड किया। यह दुष्परिणाम होता है। भ्रष्टाचार के कारण घुसपैठ होती है, भ्रष्टाचार के कारण धर्मांतरण होता है, भ्रष्टाचार के कारण किडनैपिंग होती है, भ्रष्टाचार के कारण अपहरण होता है, भ्रष्टाचार के कारण मर्डर होता है। भ्रष्टाचार बंद हो जाए समाज में शांति आ जाएगी। तो बात फिर वही है, आवाज उठाना पड़ेगा। आशा करता हूं कि आप लोग मुझे आशीर्वाद दे रहे होंगे। फिर चर्चा करेंगे। चलते चलते एक निवेदन, 5000 फेसबुक फ्रेंड बनाइए। जाति का भेद मत करिए, भाषा का भेद मत करिए, क्षेत्र का भेद मत करिए। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, बल्कि कुछ अमेरिका के एनआरआईज को भी अपना दोस्त बनाइए। समस्या मत लिखिए, समस्या के मूल कारण और उसका अस्थायी समाधान लिखिए। एक बार समस्या के मूल कारण में जाएंगे, जड़ में जाएंगे, तो आपको रोड एक्सीडेंट का भी मूल कारण घटिया कानून मिलेगा, किडनैपिंग का भी मूल कारण घटिया कानून मिलेगा, अशांति का भी मूल कारण घटिया कानून मिलेगा। उसको हाईलाइट करिए। एक बार देश में फैलना चाहिए और अगले 6 महीने के अंदर एक बार अपने सांसद से जरूर मिलिए, विधायक से जरूर मिलिए कि साहब पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म करो, अंग्रेजी कानूनों को खत्म करो। 7 मार्च को होली है। मैं एक विशेष आपसे आग्रह करता हूं, मैं हर होली पे अंग्रेजी कानूनों को जलाता हूं। हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है 1947 के पहले बने कानून। तो जो लोग सक्षम हैं, कोई एक कानून की कॉपी खरीद लीजिएगा। 7 मार्च को होली के दिन हमसे फेसबुक पे जुड़े रहेंगे, टाइम डिसाइड कर लेंगे। उस दिन मैं चाहता हूं पूरे देश में अंग्रेजी कानूनों की होली जलनी चाहिए। सरकारों को पता होना चाहिए कि अब आम जनता एक भारत श्रेष्ठ भारत चाहती है और एक भारत श्रेष्ठ भारत का तरीका वही है, जो कानून हो वो सबके लिए हो और जो कानून हो वो दुनिया का सर्वोत्तम कानून हो। यही समाधान है, बाकी सब बतौलेबाजी है। जय हिंद, जय भारत।